तो प्रेशर इन फ्लूइड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो प्रेशर क्या है, एक एक्सपेरिमेंट से समझाया गया है यहाँ पर समझने के लिए कि प्रेशर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जैसे कि यहाँ पर एक पेंसिल है आपके सामने और पेंसिल का एक एंड शार्प है, दूसरा एंड जो है वो आपका कैसा है, ब्लंट है, या उसका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ज़्यादा है। अगर आप पेंसिल को इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे और दोनों एंड से प्रेशर, वो जो फोर्स है वो तो बराबर लग रहा होगा भाई, जितना आपका थंब प्रेस कर रहा होगा उतना ही आपकी जो फिंगर है वही प्रेस कर रही होगी। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है, उसके बाद भी आपको जो फिंगर है उस पर ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और अगर आप पेंसिल हटा लें तो डिप्रेशन भी बन जाता है वहाँ पे। इसका मतलब कांस्टेंट फोर्स होने के बाद भी कोई एक ऐसी क्वांटिटी है जो यहाँ पे अपना रोल प्ले कर रही है, जिसकी वजह से इफेक्ट अलग अलग आ रहा है फोर्स का, है ना। यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट अलग है, यहाँ पे फोर्स का इफेक्ट अलग आ रहा है, ठीक है। तो वो फोर्स के कंट्रोल में नहीं है वो क्वांटिटी, फोर्स तो बराबर लग रहा है, उसके बाद भी इफेक्ट उसके कंट्रोल में नहीं है। तो वो अब यहाँ पे हमने देखा कि एरिया ऑफ कांटेक्ट है एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पे फर्क डाल रहा है कि यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है, यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने से बढ़ रही है, जो इफेक्ट, फोर्स का जो इफेक्ट है उसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ये देखिए आपने पेंसिल हटा ली, यहाँ पे डिप्रेशंस भी दिख रहे हैं आपको कि हाँ वहाँ पे ज़्यादा है, रेड रेड आपका वहाँ पे साइन बन गया है। तो क्या रीज़न है, अब इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे नेल वाला एग्जांपल है कि आप नेल को जो उसका पॉइंटेड एंड होता है उससे अगर उस पर फोर्स लगाते हैं पीछे से और वो पॉइंटेड एंड आपका वॉल की तरफ है तो नेल आसानी से अंदर चली जाएगी। इसी पे अगर उसको आप पलट दीजिए और उसका जो ब्लंट एंड है, यानी जहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, और फिर ठोकना शुरू करिए तो वो अंदर नहीं जाएगी, चाहे जितना फोर्स लगाइए आप। बहुत जितना पहले लगा रहे थे उसका डबल लगा दीजिए, 3 टाइम्स कर दीजिए, नहीं जा रही है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ फोर्स नहीं है जो मतलब फोर्स का क्या इफेक्ट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो सिर्फ फोर्स की क्वांटिटी से डिसाइड नहीं होता है कि फोर्स कितना लग रहा है ना। अगर उससे डिसाइड होता तो फिर फोर्स ज़्यादा कर देते तो इफेक्ट ज़्यादा हो जाता। क्लियर है। वो किसी और चीज़ से भी डिसाइड हो रहा है, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेशर। अच्छा, प्रेशर डिपेंड किस पे कर रहा है? प्रेशर फोर्स पे तो डिपेंड करेगा, नो डाउट, फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वो एक चीज़ और है जिस पे डिपेंड कर रहा है, वो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे कि हमने यहाँ पीछे देखा कि यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, यहाँ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम था, तो सेम फोर्स लगाने के बाद भी, लेट सपोज ये भी 10 न्यूटन का लगा रही थी, ये भी 10 न्यूटन का, सेम फोर्स लगाने के बाद भी आपको जो दर्द है वो कहाँ ज़्यादा हो रहा है? हाँ, फिंगर में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है उसने प्रेशर को बढ़ा दिया। एरिया कम होने की वजह से क्या बढ़ गया? प्रेशर बढ़ गया। तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर फोर्स डिसाइड नहीं करेगा कि इफेक्ट कहाँ ज़्यादा होगा। कौन डिसाइड करेगा? प्रेशर डिसाइड करेगा या एरिया डिसाइड करेगा, एरिया ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो प्रेशर डिसाइड करेगा, प्रेशर डिपेंड करेगा एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम हुआ तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्रेशर और एरिया ऑफ कांटेक्ट के बीच में इनवर्स रिलेशन है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक। तो अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो फोर्स आ जाएगा ऊपर, तो ये फॉर्मूला बन जाता है आके फोर्स अपॉन एरिया का। ठीक, क्लियर है? बहुत आसान है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आप समझ ना पाएँ, ठीक है। अच्छा, जो अगर आप फोर्स को किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करते हो, ये मान लेते हैं कि वॉल है और इस वॉल पे आपको इस तरह से एक नेल लगानी है, मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इस अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो सरफेस के, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो उसी फोर्स का नाम बदल देते हैं। वो फोर्स कहलाता है आपका थ्रस्ट, ठीक है। पता है आपको ये थ्रस्ट क्या होता है? तो थ्रस्ट को जब हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? प्रेशर आ जाता है। अभी हमने पीछे देखा, तो पीछे जो फॉर्मूला आया था ना, P = F/A, उसको इस तरह से थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिखा जाता है। तो एक ही चीज़ है, ठीक है। प्रेशर, वो फोर्स, कौन सा फोर्स? वो फोर्स जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, वही फोर्स क्या कहलाएगा? थ्रस्ट कहलाएगा, बस, और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, हमें पता है, तो थ्रस्ट भी न्यूटन ही होगा। SI यूनिट न्यूटन हो जाएगी थ्रस्ट की। CGS डाइन होती है फोर्स की, तो ये भी डाइन ही होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फोर्स सेम है, फिर भी उसके बाद भी आपको फिंगर में ज़्यादा दर्द हो रहा है। रीज़न ये है कि वहाँ पे थ्रस्ट
लेसर एरिया पे काम कर रहा है, यानी फोर्स लेसर एरिया पे काम कर रहा है, ठीक है। तो लेसर एरिया पे काम करेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो थ्रस्ट या फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एक सर्टेन एरिया पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? प्रेशर। एक सर्टेन एरिया पे अप्लाई होने वाला फोर्स क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाएगा आपका। बोलो क्लियर है? हाँ। यहाँ पर भी वही एग्जांपल दिया गया है आपको कि यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट लेस है, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट लेस होने की वजह से यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? लेस है, तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा फॉर सेम फोर्स। अगर फोर्स को आप सेम रखते हैं या थ्रस्ट को आप सेम रखते हैं, जितना यहाँ लगा रहे हैं आप, यहाँ पर भी सेम फोर्स लगाया आपने, ठीक। तो यहाँ पर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए जो कील है वो अंदर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नहीं जाएगी क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक। तो सेम फोर्स पे तो कभी नहीं जाएगी, बल्कि उससे ज़्यादा भी लगाओगे तभी नहीं जाएगी, ठीक है। बल्कि इनफैक्ट यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये बेंड होने का ज़्यादा इसका खतरा बढ़ जाता है, बेंडिंग होने लग जाती है उधर से, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके हाई प्रेशर और एरिया और प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है, एरिया की बात नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर एक ब्रिक है, ठीक है, यही सेम ब्रिक ये भी यही भी है, तो एरिया तो उसका सेम है, ब्रिक का एरिया तो नहीं बदल जाएगा। हाँ, सरफेस एरिया बदल रहा है डिपेंडिंग अपॉन कि आप ब्रिक का कौन सा सरफेस टच करा रहे हैं। एरिया ऑफ कांटेक्ट की बात होती है यहाँ पर, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट ब्रिक का ये वाला जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वर्टिकल वाला वो कम है, ठीक है, क्योंकि वो क्यूबॉइड शेप में है। तो यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़्यादा है, बस आपने उसको उसका शेप मतलब उस जो हाँ मोड बदल दिया उसको, ठीक है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज़्यादा हुआ तो डिप्रेशन कम होगा, मतलब प्रेशर कम होगा। क्लियर है? यहाँ पे भी वही है, ठीक है, कि आप गद्दे पे लेट जाइए तो उतना डिप्रेशन नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है? एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा आपके लेटने से, सर, ठीक है, आपका ज़्यादा सरफेस उससे कनेक्टेड है। और यहाँ पर क्या है, अब अगर खड़े हैं तो आपके फीट ही कनेक्ट सिर्फ उससे टच कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो गया तो डिप्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। बोलो हाँ। अब यहाँ पर आप जो थ्रस्ट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ना, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी वही एग्जांपल है, डिप्रेशन वाला एग्जांपल यहाँ पे भी दिया। ये सैंड वाला है कि सैंड पे आप लेट जाइए तो आपकी बॉडी उतना अंदर नहीं जाएगी सैंड के, ठीक है। जबकि आप खड़े हो जाएं तो हो सकता है आपके जो फीट हैं वो काफ़ी पोर्शन उनका अंदर चला जाएगा, ठीक है। रीज़न वही है, एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो डिप्रेशन ज़्यादा होगा, यानी प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में हमने देख लिया। प्रेशर है फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अच्छा, थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली वर्ड यूज़ नहीं करेंगे हम, है ना। थ्रस्ट तो परपेंडिकुलर होगा, अंडरस्टूड है। अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली, आप थ्रस्ट पर यूनिट एरिया लिख देंगे, और अगर फोर्स लिख रहे हैं तो लिखेंगे आप फोर्स एक्टिंग नॉर्मली। क्लियर है? दोनों में फ़र्क समझ में आ गया भाई। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली को ही तो थ्रस्ट बोलते हैं, तो उसके आगे वो नॉर्मली एक्ट कर रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये पास्कल होती है इसकी यूनिट, ब्लेस पास्कल के को ऑनर करने के लिए रखा गया है। अदरवाइज जो यूनिट डिराइव्ड यूनिट निकल के आती है प्रेशर की, वो निकलेगी फोर्स अपॉन एरिया से। फोर्स होता है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो वो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन इनको ऑनर करने के लिए हमने पास्कल रख दी। अच्छा, 1 पास्कल की वैल्यू निकालेंगे तो 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे। जब 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा होगा 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, तो कितना प्रेशर प्रोड्यूस करेगा वो? 1 पास्कल का, ठीक है। बोलो क्लियर है? 1 पास्कल बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं। हाई प्रेशर के एग्जांपल्स, मतलब जहाँ पे हमको हाई प्रेशर चाहिए होता है तो हमने उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं अपने डेली यूज़ के जो भी हैं, है ना। जैसे कि आपका नेल वाला ही हो गया कि हमने नेल का एक एंड कैसा रखा है, शार्प रखा है। और ये हो गई आपकी ड्रिल मशीन में भी सामने की तरफ जो ये, हाँ ठीक है। और ये हो गई आपकी एक्सल, ठीक है, ठीक है। और दूसरा ये नाइफ़ में आपने देखा कि नाइफ़ का एक एंड जो है वो तो हमने कैसा बनाया, शार्प बनाया, जबकि दूसरा एंड कैसा बनाया है, ब्लंट। रीज़न क्या है? सब्जी काटनी, हाथ नहीं काटने हैं, ठीक है, इसीलिए। क्लियर है? तो ये प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा यहाँ पे अगर वो एरिया हमने कैसा कर दिया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कम कर दिया है। अच्छा, लो प्रेशर के एडवांटेज क्या हैं? देखिए ध्यान से।
यानी कहीं पे हम चाहते हैं कि प्रेशर लो रहे, यहाँ पे तो हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को कम किया, यहाँ देखिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ाया हमने ताकि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम ना आए। स्केटिंग वगैरह करते हैं, बर्फ़ पे चल रहे हैं, तो ये जो शू है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसका कम होने की वजह से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो जाएगा, तो उसका हमने एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे बढ़ाया नीचे स्लीपर्स लगा के, ठीक है। ये देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टैंक वाला, आर्मी टैंक। आर्मी टैंक में क्या होता है, ये इस तरह से जो व्हील्स बने हुए हैं, तो व्हील्स का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट काफ़ी कम होता है और ये काफ़ी भारी है, तो जो डाउनवर्ड mg लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो इसको क्या किया कि भाई आर्मी टैंक जब चले तो ऐसा ना हो कि अंदर धंस जाए, ठीक है, तो उसके लिए इसके ऊपर एक एल्युमिनियम शीट लगा दी जाती है, यानी ठीक है, या टिन की शीट लगा देते हैं हम लोग, तो वो शीट के ऊपर चलते हैं ये रोल करते हुए, ठीक है। तो वो शीट क्या करती है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को बड़ा कर देती है ताकि वो पूरा अंदर यानी प्रेशर, हाई प्रेशर ना हो जाए, तो ये प्रेशर को कम कर रहे हैं हम, लो प्रेशर के एग्जांपल हैं, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, दो ही फैक्टर हैं आपके, एरिया और दूसरा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट। प्रेशर को बढ़ा कैसे सकते हैं आप, अभी बताया हमने, नेल कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको शार्प कर दीजिए तो वो, हाँ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसका कम हो जाएगा। डिक्रीज़ करना है तो वाइड कर दीजिए, उसको चौड़ा कर दीजिए, जैसे वुडन स्लीपर्स होते हैं जो रेलवे ट्रैक्स पे रखे जाते हैं दोनों, ठीक है, नीचे, ताकि वो जो हाँ वो अंदर ना चले जाएं, ठीक है, उनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा, इतनी भारी भरकम ट्रेन आएगी, ठीक है, तो प्रेशर को कम करने के लिए नीचे उसके हम पटरे रख देते हैं, अब तो मतलब उसके भी लगा देते हैं, मतलब सीमेंटेड भी बने होते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग की फाउंडेशंस को चौड़ा बनाया जाता है, पता है, ऊपर बिल्डिंग चाहे जितनी पतली बने लेकिन उसकी फाउंडेशन कितनी चौड़ी होती है, ठीक है। हाँ, ये सब, ये देखो प्रेशर को डिक्रीज करने के हैं ना दोनों एग्जांपल्स, ये इंक्रीज करने के, इंक्रीज में हम फाउंडेशन को पतला बनाएंगे और डिक्रीज करने में चौड़ा बनाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट करिए। हो गया? देखिए कैसे करना था हमें, दो अलग अलग मोड में इसको रखा गया है, एक बार इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट अलग है, दूसरी बार अलग है, दोनों का प्रेशर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो दोनों का प्रेशर अलग होगा क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट आपको दिख रहा है कि अलग अलग है दोनों ही ब्रिक्स का, ब्रिक तो सेम है लेकिन उनका एरिया ऑफ कांटेक्ट, उनको रखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो एक बार इसकी लेंथ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से हमने, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उस एरिया को कॉन्टैक्ट बनाया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और जहाँ पे सरफेस एरिया कम है तो एक बार हमने उसको बनाया है। तो दोनों केसेस में निकाल लेते हैं। जैसे ए का निकालना है हमें तो प्रेशर ऑफ ए निकालना है, अगर पी ए तो वो आएगा फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स दे रखा है क्या? हाँ, मास दिया है तो mg फोर्स लगेगा उस पर, भाई फोर्स तो ग्रेविटी वाला ही लगेगा ना नीचे, तो फोर्स तो सेम ही होगा दोनों में। ये हो गया mg, m है आपका 5 और g को 10 ले लेते हैं डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका देखिए एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है 20 × 10। इसमें इतना टाइम कैसे लग गया? क्वेश्चन तो आसान था। हाँ, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, पास्कल में अगर लाना है तो ये डिवाइडेड बाई 100 होगा और ये भी डिवाइडेड बाई 100 होगा। एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एक इसका कैंसिल हो गया और ये बाकी दो ऊपर चले गए, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻, या चलो ऐसे लिखते हैं फॉन्ट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2500 आएगा। अगर आप g को 10 ले रहे हैं 9.8 लेंगे तो आएगा 2450, ठीक। तो ये आ रहा है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। नेक्स्ट है प्रेशर बी वाले का, बी वाले सरफेस का प्रेशर कितना होगा? तो यहाँ पे फोर्स तो अगेन आपका आ जाएगा 5 × 10 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका आ जाएगा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट 20 × 40,
तो 100 यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी 100 रहेगा, ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा आपका, अगेन वही 1000, नीचे आएगा 8 से इसको काटिए तो 125 आता है, आंसर होगा 625, ठीक है। अगेन वही 9.8 रखोगे तो आंसर थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। क्लियर है इतनी बात? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। तो वही है, सॉलिड सब्सटेंस तो प्रेशर अप्लाई करते हैं, व्हाट अबाउट लिक्विड्स? लिक्विड क्या अप्लाई करते हैं तो देख लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे कि ये बॉटल है, इस बॉटल में पानी है, तो ये पानी उसकी वॉल्स पे राइट, लेफ्ट और बॉटम में हर जगह क्या अप्लाई कर रहा होगा? प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो फ्लूइड में भी, और जो भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं उनको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो गैसेज हों या लिक्विड हों, सब फ्लूइड कहलाते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड में भी प्रेशर होता है, फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करते हैं उस कंटेनर में जिसमें इनक्लोज होते हैं, उसकी वॉल्स पे, उसके बॉटम पे, ठीक है, हर डायरेक्शन में इक्वली। जैसे ये देखिए, ये आपका पानी का बॉटल है, इसमें हमने क्या कर दिया है, अलग अलग जगह पे होल कर दिया है, तो आपको दिख रहा है। जबकि लेयर बना के दिखा देते हैं आपको। जैसे ये ए वाली लेयर है, ए, ये बी लेयर है, ये सी है, डी और ये ई। अब आपको दिख रहा है कि जो ए का फ्लो है, ए का फ्लो बहुत आगे तक जा रहा है, देखिए। बी का फ्लो उससे कम, इसका और कम, इसका और कम, और ये बिल्कुल यहीं से गिर रहा है। सबसे ज़्यादा आगे कौन सा जा रहा है? ए वाला। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं जितना ज़्यादा जो डेप्थ में है वो उतना ज़्यादा तेज़ प्रेशर से पानी फेंक रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला, प्रैक्टिकली भी पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, ठीक है, डेप्थ में जाते हैं, डेप्थ बढ़ती है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। जो ए वाली लेयर है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है, उसका फ्लो सबसे आगे तक जा रहा है, बी वाली का उससे कम, सी का उससे कम, डी का उससे कम, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ए की जो लेयर है इसके ऊपर बी, सी, डी, ई, ये सब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसको दबा रही हैं, तो इस वजह से इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है। बी का प्रेशर ए से कम है क्योंकि बी के ऊपर नंबर ऑफ लेयर्स कम हो गई, 3 ही है सिर्फ, सी, डी, ई यही है। इसी तरह सी पे जाएंगे तो सिर्फ 2 ही लेयर बची, ठीक है। डी पे जाएंगे तो सिर्फ ई बचा, और ई पे जाएंगे तो खाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर बचा उसके ऊपर, अगर वो ओपन है तो। क्लियर है? हाँ, तो इसलिए अगर जब आप डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर की सारी लेयर उसके ऊपर प्रेशर लगा रही होती है बॉटम वाले पे, ठीक है। तो रीज़न ये है, ठीक है। तो ऊपर देख रहे हैं लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है। जैसे जैसे आप डीप जाएंगे आपको प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये देखिए। तो इसका एक एप्लीकेशन भी है कि पूछा जाता है कि जो डैम होते हैं उसकी वॉल को बॉटम में इतना वाइड क्यों बनाया जाता है। रीज़न वही है कि आप अंदर जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो अंदर की वॉल अगर आप मोटी नहीं बनाएंगे तो फिर वो नीचे, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा ऊपर के कंपैरिजन में। और वॉल की थिकनेस अगर आपने सेम रखी तो यहाँ की वॉल तो उस पानी के प्रेशर के आगे सर्वाइव कर जाए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बल्कि और ज़्यादा चांसेस है कि वो सर्वाइव नहीं करेगी, ठीक है। अंदर से उसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो पानी उधर निकल जाएगा तोड़ के उसको। क्लियर है? तो इसलिए उसको नीचे जैसे जैसे जाते हैं कैसा बना रहे हैं? वाइड। क्यों? क्योंकि हम जितना फ्लूइड में नीचे जाते हैं, लिक्विड में नीचे जाते हैं, तो जैसे डेप्थ बढ़ती है क्या बढ़ता है? प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि नीचे की लेयर्स पे उसकी ऊपर वाली सारी लेयर उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रही हैं? अपने वेट के बराबर, हाँ, प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, फोर्स अप्लाई कर रही हैं। अब इसके कुछ लॉज हैं लिक्विड प्रेशर के, ठीक है। लिक्विड प्रेशर के कुछ लॉज हैं, बहुत आसान है। जैसे कि एक ये होता है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप आ जाएं, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे आ गए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लेवल हैं, यही एक लेवल थोड़ी ना है, यहाँ पे आप और लेवल बना सकते हैं। जैसे हमने ये वाला लेवल बना दिया, ठीक है, एक और लेवल बना देते हैं। कितने भी लेवल बना लीजिए, कोई एक पर्टिकुलर लेवल को पकड़ लीजिए आप, उस लेवल के हर पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। कहने का मतलब ये है, इस लेवल का ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी लेन समझ लीजिए, है ना। जैसे वो आपकी हाईवे पे लेन बनी होती है ना स्पीड वाली, कि इस लेन पे चलना है 100 की स्पीड से चल सकते हो, अगर इस पे चलो 80 वाली लेन अलग है ना, ताकि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। तो उस लेन पे आप कहीं भी चलिए, पूरी लेन जितनी भी लंबी है, हर जगह आपकी स्पीड कितनी रह सकती है? 80 रह सकती है। आपको 80 वाले ही मिलेंगे उस पर, ना 80 से ज़्यादा ना 80 से कम, क्योंकि दोनों में ही एक्सीडेंट होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है।
तो उससे हम रिलेट करके समझ सकते हैं कि ये एक लेन है, समझ लो ये एक लेन है सर्टेन प्रेशर वाली। तो इस लेन पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे हर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो सेम होगा। ऊपर नीचे जाओगे तो प्रेशर चेंज होगा, क्लियर है, लेकिन उसी लेन पे रहोगे तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। जैसे वो हाईवे वाली लेन है, उस लेन पे रहोगे तो स्पीड उतनी रहेगी, स्पीड बदलनी है तो लेन स्विच करो। तो यहाँ पे प्रेशर बदलना है तो लेवल स्विच करिए आप ऊपर नीचे, क्लियर है। ज़्यादा प्रेशर चाहिए तो नीचे वाले पे जाइए और कम चाहिए तो ऊपर वाले पे, हाँ, लेकिन सेम हॉरिजॉन्टल लेन में सेम रहेगा, हाँ ठीक है। देखिए इन अ स्टेशनरी लिक्विड, लेकिन हाँ ध्यान रखना स्टेशनरी होना चाहिए, फ्लो ना कर रहा हो। स्टेशनरी लिक्विड प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये देखिए अब वही चीज़ हो गई, कोई भी पॉइंट पकड़ लीजिए आप, चाहे वो ये पॉइंट यहाँ हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, चाहे वो पॉइंट यहाँ हो, वो पॉइंट हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा इक्वली। ये भी, इसका भी यही हाल होगा। तो किसी भी लिक्विड में अगर आप अंदर जाकर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विड का प्रेशर देखेंगे तो हर डायरेक्शन में बराबर होगा। किसी भी पॉइंट पे चले जाए, चाहे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे चले जाइए, चाहे टॉप पे चले जाएं, चाहे राइट में चले जाएं, चाहे लेफ्ट में चले जाएं। तो ये दूसरा लॉ है, ठीक है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट अ पॉइंट इनसाइड अ लिक्विड। एक पॉइंट पे, लेन वाली बात समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आ गया। अगला क्या है, अगला ये है कि अगर आप दो लिक्विड्स ले लें अलग अलग डेंसिटी के, दो लिक्विड ले लें अलग अलग डेंसिटी के, तो उसमें सेम डेप्थ पे भी आपको प्रेशर अलग अलग मिलेगा, डेंसिटी अलग होने की वजह से, क्लियर है? बोलो हाँ, ठीक। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसमें प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, जिसकी डेंसिटी कम है उसमें प्रेशर कम मिलेगा, और जबकि डेप्थ सेम है तो सेम डेप्थ पे भी अलग अलग प्रेशर हो सकता है, हाँ, बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड या डिफरेंट डेंसिटीज, ठीक है। सेम नेचर वाले में नहीं मिलेगा, सेम में तो सेम मिलेगा। जब पानी है तो वो सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर दिखाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट, ये पता है आपको लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। इसका क्या मतलब है? लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल का मतलब ये है कि आप ने एक कंटेनर ले लिया जो कि अलग अलग शेप एंड साइज के डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स को क्लब करके बनाया गया है। इनको क्लब कर दिया, इनको बीच से जोड़ दिया गया है कि तीनों कनेक्टेड हैं आपस में बॉटम में। अब सबकी हाइट लेकिन सेम है, देखो ध्यान से, ना भी सेम होती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अलग अलग शेप एंड साइज का ले लीजिए, अलग अलग हाइट का ले लीजिए। अब अगर आप इसमें पानी डालते हैं तो पानी सब में बराबर लेवल पे हाइट पे जाएगा, चाहे वो कितना भी चौड़ा हो, चाहे वो कितना पतला हो, चाहे वो टिल्टेड हो या वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है, इन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी को आपने जब डाला है एक सर्टेन हाइट से तो उसके अंदर कुछ एनर्जी है एनर्जी, ठीक है, और स्टोर्ड एनर्जी कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो पानी वापस जाके दोबारा जब स्टोर होगा तो अपने आप को उसी हाइट तक उठा लेगा जितनी उसके अंदर एनर्जी थी, क्लियर है? तो वो एनर्जी हर जगह सेम दिखेगी ना आपको। अगर क्या ऐसा हो सकता है कि ये पतला है तो इसके अंदर पानी एनर्जी कम हो, इसके अंदर पानी की एनर्जी ज़्यादा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो पानी जहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगा वो क्या करेगा? सेम एनर्जी लेवल शो करेगा सबके अंदर। तो इसको इस तरह समझा दिया जाता है कि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, यानी वो अपना लेवल खुद पकड़ लेता है, तलाश कर लेता है, ढूंढ लेता है। आप कंटेनर किसी भी शेप एंड साइज का बनाइए, हाइट वो सब जगह सेम ले लेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि वो हाइट को कवर करने में कितना बड़ा एरिया है, कितना पतला एरिया है, किस रास्ते से जा रहे हैं आप, टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहे हैं या बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। डिपेंड किस पे कर रही है कि भैया हाइट उतनी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर हाइट उतनी होनी चाहिए। देखो परपेंडिकुलर हाइट सबकी सेम है भाई, सबकी परपेंडिकुलर हाइट सेम है। ये देखिए ये वाली, कोई कैसा भी शेप का हो, सबकी हाइट सेम है। देखिए सेम लेवल पे जा रहे हैं सब। वॉल्यूम से मतलब ही नहीं है, वॉल्यूम से मतलब ही नहीं। वॉल्यूम में तो ये हो जाएगा ना, जो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वॉल्यूम ले जाएगा। हाइट बड़ी नहीं ले जा सकते तुम कि हम बड़े कंटेनर है तो हमारे बहुत ज़्यादा हाइट तक पानी भर जाएगा, नहीं भरेगा वो उतना ही रहेगा। हाँ वो तब हो सकता है जब आप सारा का सारा पानी उसी में डालिए, तब तो मजबूरी है, क्लियर है? सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर, ठीक है। क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं लिक्विड प्रेशर के? जैसे कि अभी बता दिया आपको मैंने, प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ इन सी वाटर इज मोर देन द सेम डेप्थ इन रिवर वाटर। रीज़न क्या है? ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। रिवर वाटर और सी वाटर में सबसे बड़ा डिफरेंस डेंसिटी का है, अरे है ना?
तो सेम डेप्थ अगर हम ले लेंगे तो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा बताओ, सी में या सी में हम जाएं अंदर, मान लेते हैं 1 किलोमीटर अंदर जाएं, ठीक है 1 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, चलो मान लेते हैं 200 मीटर अंदर जाते हैं सी में, और 200 मीटर आप रिवर में अंदर जाएं, तो किस में ज़्यादा प्रेशर मिलेगा आपको? सी में। पूछ रहे हो बता रहे हो? ठीक है, क्योंकि क्या ज़्यादा है? डेंसिटी ज़्यादा है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। द वॉल ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम, बता चुके हैं आपको। वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड हाई, हमारे घरों में वाटर सप्लाई टैंक को ऊपर रखा जाता है, ठीक है, क्यों रखा जाता है? डाइवर्सूट, डाइवर्सूट आर्टिफिशियल प्रेशर, ठीक है। साइज ऑफ गैस बबल इनसाइड वाटर, गैस बबल वाला पढ़ा ना, गैस बबल जब बहुत ज़्यादा अंदर होता है, जैसे हाँ उसका साइज कैसा होता है? छोटा होगा, क्यों? प्रेशर ज़्यादा है नीचे, ठीक है। यहाँ पे जब है बबल तो साइज़ छोटा है, थोड़ा ऊपर आएगा साइज़ थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और ऊपर आएगा और बड़ा हुआ, थोड़ा और ऊपर आएगा और बड़ा हुआ, और बड़ा हो गया, यहाँ आके सबसे बड़ा हो गया, देखिए ऊपर आते आते, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बबल यहाँ पे छोटा क्यों है? क्योंकि प्रेशर अंदर कैसा है? ज़्यादा है, जैसे जैसे डीप में जाएंगे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर आ रहे हैं प्रेशर कम हो रहा है, उसका साइज़ बड़ा हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना प्रेशर उसको, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल जो भी हमने डिस्कस किए देखिए, बबल्स वाला, ठीक है, डाइवर्सूट हो गया, ये आपका वाटर स्टोरेज टैंक हो गया। पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉ क्या कह रहा है? पास्कल लॉ, हाँ देखिए, प्रेशर किसी भी, जैसे कि ये पिस्टन है यहाँ पे और इस कंटेनर में आपका लिक्विड है, तो अगर आपने किसी भी पॉइंट पे पिस्टन से प्रेशर अप्लाई किया तो अंदर प्रेशर जनरेट होगा, तो प्रेशर जो होगा वो हर एक वॉल पे, वो जो कंटेनर है उसकी वॉल पे सेम प्रेशर अप्लाई होगा। अब यहाँ पे इन्होंने समझाने के लिए सब में एक नॉब लगा रखी है, देखिए सब में पाइप लगे हुए हैं, ताकि वो जब उस पर प्रेशर अप्लाई हो तो लिक्विड उन पाइप्स में लेवल में ऊपर चढ़े, ताकि आप पता लगा पाएं कि सेम लेवल चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। अगर सेम प्रेशर है तो सब जगह से जो लिक्विड निकलेगा वो सेम लेवल पे चढ़ना चाहिए, वही हो रहा है। जब आप प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे अप्लाई करिए आप, लेकिन अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रेशर का वो इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए सारे ही पाइप में जो लेवल राइज हो रहा है वो कैसा है? सेम है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही एग्जांपल दिया जा रहा है, आप बलून को दबाते हैं तो बलून के अंदर जो प्रेशर ट्रांसफ़र होता है वो हर एक वॉल पे बलून की इक्वली अप्लाई होता है, ठीक है। पहले बाद में मतलब एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ देखिए क्या है। पास्कल ने भी क्या बताया कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, हाँ प्रेशर का जो ट्रांसमिशन है वो सारा का सारा प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है, जितना आप इधर अप्लाई करते हो उतना ही दूसरी साइड पे आपको इक्वल ट्रांसमिशन मिलता है प्रेशर का। इस रूल को अप्लाई करते हुए हमने कुछ एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ के, जो मशीन्स बनाई जो हमारा काम आसान करते हैं क्या। और ये ध्यान रखना है, इसमें वो फ्लूइड की बात हो रही है जो कंप्रेस ना हो, उस फ्लूइड की बात हो रही है जो कंप्रेस ना हो, इनकम्प्रेसिबल हो। अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल हुआ तो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो कुछ प्रेशर तो अपने आप को कंप्रेस करने में यूटिलाइज कर लेगा, तो सारा तो ट्रांसफर करेगा नहीं, चुरा लेगा कुछ ना कुछ बीच में। तो ऐसा फ्लूइड डालेंगे जो चोरी कर ही ना सके, नहीं समझे? हाँ, चोरी कर ही ना सके मतलब उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं कंप्रेस होने की। अगर कंप्रेस होने की एबिलिटी नहीं है तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्लियर है इतनी बात? जैसे कोई थ्रेड में टेंशन निकाल रहे हो तुम, तो हम थ्रेड को मान लेते हैं कैसा कैसा मान लेते हैं? इनएक्सटेंसिबल। क्या मानते हैं? इनएक्सटेंसिबल, यानी वो खिंच नहीं सकती है। जैसे रबड़ होती है ना, तो रबड़ तो खिंच जाती है, तो पता चला रबड़ में टेंशन निकाल रहे हैं तो साथ में खिंचाव भी निकल के आएगा फिर कि कितना एक्सटेंड हो गई उसकी लेंथ। पहले एल थी और फिर बढ़ गई एल से एक्स सेंटीमीटर बढ़ गई मान लेते हैं, या 10 सेंटीमीटर थी और 1 सेंटीमीटर का इलॉन्गेशन आ गया उसके अंदर, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो रोप होती है नॉर्मली उसको मानते हैं, हालांकि रोप में भी इलॉन्गेशन होता होगा, है ना, नहीं होगा जब उसको खींचेंगे, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के लिए क्या मान लेते हैं उसको? इनएक्सटेंसिबल, यानी कि जो एक्सटेंड नहीं हो रही, क्योंकि एक्सटेंड मानेंगे तो फिर वो रीडिंग गलत है, फिर आपको एक्सटेंशन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी है कि लिक्विड को कैसा मानना पड़ेगा? इनकम्प्रेसिबल। कंप्रेसिबल फ्लूइड हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर सारा प्रेशर ट्रांसफर नहीं करेगा, वो जो बचेगा कंप्रेस होने के बाद वो जाएगा उधर, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि अब आप
स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किस एक छोटे से एरिया पे, और वो क्या कर रहा है, एक प्रेशर जनरेट कर रहा है, वो प्रेशर यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, सेम प्रेशर इस गाड़ी को उठाने में यूज़ हो रहा है। अब ये जादू कैसे हो रहा है, इस जादू में क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, फोर्स नहीं कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। और जब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आप सुनो ध्यान से, अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ, अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो आपके ये दोनों जो हैं कौन, F अपॉन A, ये क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट। अगर ये इनका जो आपका रेशियो है, अगर वो कांस्टेंट है तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सही लिखा है, बताओ। लेकिन यहाँ पे तो होगा ना, प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना, प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर प्रेशर कांस्टेंट और वहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होता है, यहाँ क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो अब दोनों में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला क्या बना, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, यही तो बना। अब देखिए यहाँ पर कम एरिया है, कम फोर्स अप्लाई किया, यहाँ का एरिया बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ गया, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। इसको 10 बार बोलो, तुम लोग सो रहे हो, जागना पड़ेगा तुमको। प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फोर्स और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ दिख भी तो रहा है हमें प्रैक्टिकली कि छोटे एरिया पे छोटा फोर्स लगाया, और जब एरिया बड़ा किया तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बड़ा, क्योंकि दोनों का रेशियो कांस्टेंट रहना है। वो कांस्टेंट तभी रहेगा जब फोर्स जितने से बढ़ेगा एरिया को भी उतने से बढ़ना पड़ेगा। सोचो अगर फोर्स बढ़ जाए एरिया उतने से ना बढ़े तो कांस्टेंट कहाँ रहेगा, इधर। कांस्टेंट रहने के लिए फोर्स को कम करो तो एरिया को भी कम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे स्मॉल फोर्स लगाना चाहते हो तो आप एरिया बड़ा नहीं बना सकते हो, अरे नहीं बढ़ा सकते ना। कोई सोचे कि यार इतना पतले पे क्यों लगा रहे हैं, बड़े पे लगाओ, नहीं कर सकते, रेशियो बदल जाएगा, फिर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो अब यहाँ पर एरिया इसलिए बड़ा है क्योंकि गाड़ी कहाँ रखोगे, गाड़ी उठानी है ना, तो गाड़ी उठाने के लिए गाड़ी के बराबर एरिया तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, उससे हमें एक फ़ायदा भी हो रहा है कि प्रेशर, एरिया बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, प्रेशर, फोर्स बढ़ रहा है, और फोर्स को ही बढ़ाना है हमें, क्योंकि फोर्स तो उठाएगा। अरे हम ना उठा पाएंगे, मान लो आरओ को उठाना है यहाँ से ये गाड़ी को, तो आरओ इस पे बैठ जाएगा, बस इतना कर सकता है, अपने वेट के बराबर इसको दबाएगा नीचे, और ये फिर क्या कर देगा, उसी फोर्स को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, बोलो, क्लियर है। मान लेते हैं यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, देखो ध्यान से, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये जो एरिया था वो 1 मीटर स्क्वायर का था। कितना था, 1 मीटर स्क्वायर भी बहुत मान लिया, अच्छा खासा एरिया हो गया 1 मीटर स्क्वायर का। आरओ जैसे 10 लोग खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, नहीं 10 तो नहीं हो पाएंगे, ठीक है, लेकिन खड़े हो जाएंगे ठीक ठाक। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पे लगा रहा है ये। अब यहाँ पर देखिए ये जो गाड़ी है, ठीक है, ये जो एरिया है गाड़ी वाला, ये एरिया मान लेते हैं आपका कितना है, 2 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया में आ जाएगी गाड़ी, आ जाएगी, मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर एरिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ इस गाड़ी को उठाने में जो फोर्स यहाँ से लग रहा है वो कितना है, उसकी वैल्यू बताइए। आप F निकालना है, तुम्हारे पास फॉर्मूला है, डालिए सारी वैल्यूज़ को। F1 कितना है, 10 न्यूटन, F2 नहीं पता, निकालना है कितना उठाएगा, A1 कितना है 1, और A2 2 मीटर पता है, तो देखिए फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया। अच्छा, फोर्स को और बढ़ाना चाहते हो तो एरिया और बड़ा कर दो, एरिया 3 मीटर स्क्वायर होता तो फोर्स 3 टाइम्स, एरिया 10 मीटर स्क्वायर होता तो फोर्स 10 टाइम्स, 100 न्यूटन का फोर्स हो गया। बोलो क्लियर है। तो यहाँ सबसे आसान तरीका है कि इसको ज़्यादा बड़ा तो नहीं करना है, इसको छोटा कर दो। अरे यहाँ छोटा कर दो, पिस्टन के बराबर रहे, बस खाली पिस्टन से अप्लाई कर दिया हमने, हो सकता है ना छोटा ही है। तो इसको मान लीजिए अगर आप छोटा कर दें, 10 सेंटीमीटर कर दें, कितना कर दें, एग्जाम्पल के लिए 10 सेंटीमीटर कर दिया हमने स्क्वायर, और यहाँ का आपका 1 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। बताओ कितने टाइम से एरिया बढ़ा हुआ है यहाँ से, ये सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 1 मीटर स्क्वायर। अब बताइए फोर्स कितना, अब यहाँ से जनरेट कितना हो जाएगा फोर्स, आपने 10 न्यूटन लगाया,
कितना जनरेट हो जाएगा चलिए देख लेते हैं, लेकिन इसमें उसकी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यूनिट्स का। 10/10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर है, रेशियो में है तो आप इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या तो, क्योंकि रेशियो में दोनों तरफ का यूनिट सेम रहे, एरिया का दोनों का। तो ये आपका कितना है, सॉरी इधर 10 क्यों लिखेंगे, इधर तो F2 है, इधर क्या है, ये तो F2 है ना, तो F2 तो निकालना है हमें कि कितने फोर्स से गाड़ी उठ रही है, ये पता है हमें कितना था 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नीचे है 1 मीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं मीटर में, 10 टू द पावर -2 10 टू द पावर -2 अपॉन 1। बोलो क्लियर है। अब देखिए इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका, इधर गया 10 और डिवाइड में क्या क्या जाएगा, एक 0 तो कैंसिल हो जाएगा, यहीं से कर दीजिए चाहे तो, ये तो चलो नहीं रहने देते हैं, यहीं पे करते हैं। तो इसको ले लेंगे इधर, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइज होके 10 टू द पावर -3 इंटू F2, और इधर कितना बचेगा 10, तो ये आएगा F2 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 10 टू द पावर -3, और -3 ऊपर जाएगा तो 10 इंटू 10 टू द पावर +3, तो देखो 10 टू द पावर 4 न्यूटन, मतलब ये कितना हो गया 10,000 न्यूटन, 100 कहाँ हो गया 10,000 न्यूटन मल्टीप्लाई, देखिए कितना खतरनाक हुआ है, 1000 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, क्लियर है। तो इस तरह से ये इसके मतलब वो हैं एप्लीकेशंस, कितना बड़ा फ़ायदा हुआ इससे। जो से पढ़ा लिखा नहीं होगा वो सोचेगा आपके पास बहुत ताकत है। इतने पढ़ा लिखा बेवकूफ़ नहीं होता है, बिना पढ़ा लिखा बेवकूफ़ नहीं होता है, हैं बेवकूफ़ हो जाएगा। पढ़े लिखे बेवकूफ़ ज़्यादा बनते हैं, बिना पढ़े लिखे फिर भी दिमाग लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल फोर्स क्या लग रहा था इसका, ये फोर्स निकाल लिया आपने यहाँ से, और यहाँ पर देखिए एरिया आपने बढ़ा दिया, यहाँ पे फोर्स भी बढ़ जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है सेकेंड फोर्स इज 10 टाइम्स, कैसे 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ का एरिया आपने कितना बढ़ा दिया है 10 टाइम्स बढ़ा दिया है। ये जो दूसरा एरिया होगा वो पहले एरिया के जितने टाइम्स होगा फोर्स भी उतना टाइम हो जाएगा पहले के, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। यार अगर ये चीज़ आप याद रख लें कि ये वाला जो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फोर्स और एरिया कैसे हैं, डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आप ओरल इसका आंसर बता दोगे कि आपने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया किसी पर्टिकुलर एरिया पे, दूसरी तरफ एरिया को हमने 10 टाइम बढ़ा दिया, 10 टाइम्स बढ़ा दिया, बताओ फोर्स के साथ क्या होगा, आप बोलोगे फोर्स भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। ओरल बता दिया आपने, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, एग्जाम में लगाना पड़ेगा। हाइड्रोलिक मशीन होती है ये, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक मशीन, जिसमें प्रेशर ट्रांसमिट होता है। एग्जाम्पल्स आपके हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, या ब्राह्मा प्रेस बोलते हैं इसको, कि इसमें आपके कॉटन जो बॉल्स होती हैं कॉटन की, उसको प्रेस करके गद्दे वगैरह बनाए जाते हैं उससे, ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है जूस वगैरह निकालना है शुगर केन का, ठीक है। या आपको पता है कि जो तेल बनता है ना, तो उसमें सीड्स होते हैं, सीड से ही तो तेल निकलता है, बोलो मस्टर्ड ऑयल आता है तो उसके सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी ऑयल निकलते हैं सीड्स से, उनको भी प्रेस करके स्क्वीज़ करके उनसे निचोड़ के क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, ठीक है। मोनोग्राम्स वगैरह लगे होते हैं उसमें गुड्स पे, एक जो मोनोग्राम होलोग्राम बने होते हैं, तो जिसकी मोहर लगी होती है, तो उसमें इनग्रेव्ड कैसे करेंगे, तो प्रेस करके ही तो करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये भी आपकी हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है। इसका पूरा जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है, ये देखिए यहाँ पे क्या है, लीवर है। प्रेसिंग कहाँ पे होनी है बताओ, प्रेसिंग कहाँ पे होनी है, यहाँ पे रखा होगा कोई आइटम जिसको प्रेस करना है, ठीक है। ये है आपका कोई गुड्स, कोई सामान है, इसको प्रेस करना है आपको। अब इसको प्रेस करने के लिए ये एक्स ऊपर उठेगा, इसको ऊपर उठाने के लिए ये वाला लिक्विड इस पर प्रेशर लगाएगा जब ये ऊपर जाएगा, बोलो, और इसको ऊपर दबाने के लिए यहाँ से लिक्विड का प्रेशर आना पड़ेगा। देखिए रिवर्स समझ रहे हैं पूरा आसानी से, तो ये नॉब हटेगा और तब ये फोर्स से इसको दबाएगा यहाँ से। अच्छा, ये इसका मतलब भी ये यहाँ से ऐसे आना चाहिए। अच्छा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा यहाँ से, है ना, अरे दबाएंगे ना। तो जैसे ही हम इसको दबाएंगे
दबाने के साथ ये यहाँ से और ये वॉल बंद हो जाएगा। जैसे दबाएंगे आप इसको, क्या हो जाएगा, ये वॉल बंद हो जाएगा। ये वॉल बंद हो गया, यानी नीचे नहीं जाएगा लिक्विड, लिक्विड इधर से होता हुआ इसको दबाएगा। अच्छा, ये ऊपर चला गया, वापस भी तो लाना है। हाँ, वापस नहीं, वापस लाना इधर से आएगा। ये रिलीज़ वॉल्व है, देखो लिखा है, क्या लिखा है, रिलीज़ वॉल्व। तो ये वॉल्व आप जैसे ही दबाएंगे तो वो जो यहाँ पे लिक्विड है जो फंसा हुआ है, कहाँ जाएगा वो लिक्विड इधर से निकल जाएगा। यहाँ लो प्रेशर है नीचे, तो हाई प्रेशर से कहाँ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगा और इस कंटेनर में जमा हो जाएगा सारा। अब इस कंटेनर में लिक्विड ज़्यादा हो जाएगा तो ये इधर से क्या करेगा, वापस पुश करेगा, इसको पुश करेगा तो ये वॉल ओपन हो जाएगा और ये लिक्विड वापस आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। कौन सी नॉब? नॉब सिर्फ नीचे से ही खुलती है, ये वाली जो लगी है। नहीं, दूसरी वाली। कौन सी? ये तो हमें हाँ लगाना पड़ेगा, ये तो बना हुआ है ना ऊपर, ये तो हमें खुद करना पड़ेगा उसको खोलने के लिए। अरे ये जब इधर से लिक्विड आएगा तभी वो ऊपर जाएगी। हाँ लगेगी भैया, बनाया नहीं है मतलब हर चीज़ तुमको हाँ अपने आप लगेगी। वहाँ पे कोई सिस्टम होगा, फंसी होगी कहीं पे, एक साइड पे जॉइंट होगी, दोबारा लग जाएगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे कोई गार्ड थोड़ी ना बैठा होगा पानी में जो है। ये श्रेष्ठ को बैठा दिया यहाँ पे डाइवर सूट पहना के आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है, मतलब हम यहाँ तो नहीं आए, ग्रेविटी वाले टेस्ट में नहीं आए। ये सब फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछते। ये तो इसकी वर्किंग समझ, हाइड्रोलिक जैक, ठीक है। हाइड्रोलिक जैक आपको पता है, हैवी व्हीकल्स को उठाने के लिए कार वगैरह का टायर बदलना है तो हम जैक लगा के ही बदलते हैं ना, वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे ही काम करता है। सोचिए आप पूरी कार को उठा ले रहे हैं दबा के उसको, ठीक है, तो क्या कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है आपका, ठीक है। तो पास्कल प्रिंसिपल पे ही काम करता है। ये देखिए भाई, एक तरह का हाइड्रोलिक जैक ही है ये, जो भी हम देख रहे थे, या गाड़ियाँ जहाँ पे सर्विस होने जाती हैं या धुलने जाती हैं वहाँ पे लगा होता है, देखा होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक दो तरह के होते हैं, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। नॉर्मल गाड़ियों में ड्रम ब्रेक ही आते हैं, ठीक है, और जो आपकी महंगी थोड़ी गाड़ियाँ होती हैं, अब तो एक डिस्क ब्रेक तो सब में आने लगा है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उसमें क्या होते हैं, ड्रम ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक की ब्रेकिंग मतलब उतना ज़्यादा हार्ड, मतलब वैसी नहीं होती कि बिल्कुल गाड़ी जहाँ पे आपने रोकी रुक गई। हाँ ये है कि ख़राब भी नहीं होते हैं। ड्रम ब्रेक में बहुत आराम से आपको चलाना है। ड्रम ब्रेक ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी में ब्रेक लगाया और गाड़ी बिल्कुल वहीं पे स्टॉप, ठीक है, वो डिस्क ब्रेक में होता है, ठीक है। अब डिस्क ब्रेक का नुकसान भी है कि अगर आपने गड़बड़ तरीके से लगाया या जहाँ पे लगाया वहाँ फ्रिक्शन कम था या पानी वानी था, ठीक है, तो वहाँ पे फिसलने का भी खतरा है, यानी गाड़ी की बैलेंसिंग भी बिगड़ती है फिर उससे, अगर आपको वो अचानक, क्योंकि अचानक से गाड़ी रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है, और ज़्यादा फोर्स अगर जनरेट होगा वहाँ से तो रिएक्शन फोर्स भी जनरेट होगा, तो उसको संभालेंगे तो आप ही, ठीक है, ग्राउंड से। तो इसलिए यहाँ पे डिस्क ब्रेक का अपना ये एक नेगेटिव एडवांटेज। बाकी दोनों काम किस पे कर रहे हैं, फ्लूइड पे ही कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ भी फ्लूइड है और यहाँ पर भी फ्लूइड ही है, बस जो पिस्टन है यहाँ पे जो रोटर लगा हुआ है, इसकी वर्किंग दोनों में अलग अलग तरह से हो रही है। इसमें ये पीछे जा रहा है, इसको अंदर से टायर को रोक रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, उसको बाहर से दोनों को ऐसे चिपका रहा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी दोनों की वर्किंग मतलब दोनों ही इफेक्टिवली काम करते हैं, ड्रम ब्रेक भी काम करते हैं। हाँ अनलेस कि आप गाड़ी कोई बहुत तूफ़ानी स्पीड में नहीं चलाते हैं, नॉर्मल चलाते हैं तो ड्रम ब्रेक पे भी रुक जाती हैं गाड़ियाँ, ठीक है। लेकिन अब कोई गाड़ी बहुत कटवट मारता है, बहुत तेज़ कभी कर दी कभी अचानक से, आप अगर बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप चाहेंगे ना कि रुक जाए जब आप चाहें, वरना तो ब्रेक अगर अच्छे नहीं है तो आप रैश ड्राइविंग नहीं कर सकते। रैश ड्राइविंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, ब्रेक। कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा आपको, आप तो हाँ नहीं, फार्मूला रेस वगैरह की नहीं, नॉर्मली भी मान लीजिए आपको सड़क पे भीड़ में गाड़ी चलानी, तेज़ चलानी है, ठीक है, थोड़ी सी, तो आपको ब्रेक अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो कदम कदम पे ट्रैफिक है ना, आपको कट वट मारने हैं, आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, फिर एक्सीलेट करना पड़ेगा, फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक नहीं लग रहे हैं अगर सही से तो आप लड़ जाओगे सामने वाले में, फिर पीटे जाओगे। देखिए, व्हाट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर टू ऑब्टेन अ फोर्स 150 न्यूटन। देखिए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अप्लाई करना है, कितना करें हम कि हमें रिजल्ट कितना मिले, 150 का। अच्छा उधर का क्रॉस सेक्शन कितना है बताओ, इसका कितना है 6 टाइम्स, तो बताओ ये कितना रहा होगा पहले वाला, इसका 1/6 होना चाहिए। हाँ देखिए ओरली आ गया,
लेकिन निकालो शराफत से बैठ के ओरली आ गया तो हो गया। देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या दे रखा था। आपको A1 दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। F1 पूछ रहा है कितना फोर्स अप्लाई करें और F2 दे रखा है 150 न्यूटन। तो हम जानते हैं कि फोर्स और एरिया डायरेक्टली रिलेटेड हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये होता है F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। तो क्या लिखेंगे हम, F1 हमें निकालना है डिवाइडेड बाय F2 दे रखा है 150। इधर का आप यूनिट मत बदलिए क्योंकि सेम है ना दोनों, रेशियो में यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, ज़रूरत नहीं बदलने की। ये देखिए यहाँ से आ गया आपका F1 इज इक्वल टू 150 बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 25। सिर्फ 25 न्यूटन का फोर्स लगा के आप उसका 6 टाइम्स फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द एरियाज ऑफ पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक मशीन आर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 625। What force on the smaller piston will support a load of 1250 Newton on the larger piston? State any assumption which you make in your calculation. Assumption सबको पता है, the fluid must be incompressible या non compressible। इसके बगैर तो नहीं होने वाला है सब कुछ, है ना। स्मॉलर पिस्टन यानी फोर्स छोटा ही आएगा निकल के आपका। ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगाएं कि वो जो उधर वाला एरिया है आपका कितना है A2 625 का, वो कितना फोर्स आपको आउटपुट में दे दे 1250 न्यूटन। ठीक है, तो ये 125 टाइम्स है। देखिए तो इसका 125 1/125 कर दीजिए तो 10। ठीक है, ये F1 अपॉन F2 A1 अपॉन A2। F1 निकालना है हमें और F2 कितना है 1250 इज इक्वल टू A1 है 5 और A2 है 625। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 125 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1250 डिवाइडेड बाई ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लास्ट टॉपिक, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि अभी हम प्रेशर फ्लूइड का पढ़ ही रहे थे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमने इससे पहले प्रेशर इन फ्लूइड देख लिया और पास्कल लॉ देख लिया। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको पता है कि अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो हर एक लेयर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है दूसरी लेयर पे, और सारी लेयर मिलके अर्थ पे प्रेशर अप्लाई कर रही हैं। ठीक है, तो सारी लेयर्स हैं कौन कौन सी, जैसे सबसे जो बॉटम मोस्ट लेयर है यानी अर्थ सरफेस पे जो सबसे पहली लेयर आएगी वो है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर, प्लेन वगैरह उड़ते हैं जैसे इसमें, ये मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, है ना। तो ये है एटमॉस्फेयर, यानी अलग अलग लेयर्स में एग्जिस्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर। तो सबसे ज़्यादा जो वेट होगा वो आपका ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होगा, क्योंकि सारी लेयर मिलके उसको दबा रही हैं, बिल्कुल जैसे लिक्विड में था। ठीक है, लिक्विड में सबसे बॉटम मोस्ट लेयर पे प्रेशर ज़्यादा होता है, लॉजिकल है, क्योंकि उसके ऊपर की सारी लेयर उसको
नीचे प्रेशर अप्लाई कर रही होती हैं। अगर हम ग्राफ तो पता तो रहा है, और हमने नहीं कहा अगर तो प्रेशर पड़ रहा है। अर्थ नहीं होती है, हाँ ठीक है, ठीक है। अर्थ एक कोने में थोड़ी ना है जो पिचका देगा उसके, और होगी भी तो रिएक्शन फोर्स उधर से भी लगेगा। तो ऐसे ही एयर हर साइड से, इधर से एयर आ रही है, इधर से आ रही है, नीचे से आ रही है, ऊपर से आ रही है, ठीक है, कैंसिल आउट करना। जैसे ये वाला एग्जांपल था कि अगर हम बात करें कि जो एयर है वो नॉर्मल सी लेवल पे हमारे ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करती है, ठीक है, या नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बात करें तो वो कितना होता है आपका, इतना होता है, ठीक है। तो ये 1 लाख पास्कल के बराबर होता है। और 1 लाख पास्कल का मतलब हो गया कि अगर हम एक 1 मीटर स्क्वायर की टेबल पे ऐसी ऐसी 10 गाड़ियाँ रख दें, अल्टो मान लो इसको 10 अल्टो रख दें, कितना प्रेशर लगेगा, तो टूट जाए मेज़ तो, ठीक है, कोई भी टूट जाए मेज़ क्या। तो लेकिन क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हाँ नहीं ब्लड प्रेशर, इस पे ब्लड प्रेशर इस पे क्या होता है, वही चीज़ है कि प्रेशर अगर ऊपर से आ रही है एयर का प्रेशर तो नीचे से भी है, साइड से भी है, तो वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को सारे कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट प्रेशर उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बात हो गई इनसे फ़ोन पे, आवाज़ उसकी इधर नहीं आ रही है मेरे पास, हिमिका की। हमने कहा वो फ़ोन पे बात हो गई, जो है मेरे पास आया तो दोबारा भी आ रहा था, नंबर नहीं तुम्हारे पास, ले लो, लेके उनको अच्छे से समझा दो, शायद बच्चे ने जो है कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए प्रेशर हर साइड से आ रहा है और कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है आपका। ग्राफ आपको पता है कि प्रेशर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट के साथ प्रेशर कम हो जाएगा। तो इन्वर्स ग्राफ हुआ, इन्वर्स हुआ ना। इन्वर्स ग्राफ आप जानते हैं कैसे बनता है, ये वाला, ठीक है। हमने बनाया कहाँ पे, एक्सेलरेशन और मास के बीच बनाया था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो इन्वर्स ग्राफ आप जानते हैं कैसे बनता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ बातें हैं कि द अर्थ इज सराउंडेड बाई, हम बता चुके हैं सारी चीज़ें, ठीक है। 300 किलोमीटर तक अर्थ के सराउंडिंग में एक इन्वेलप है, उसी इन्वेलप को हम बोलते हैं एटमॉस्फियर, ठीक है। और ठीक है, वेट जो है वो एग्जिस्ट कर रही, मतलब एक थ्रस्ट एग्जर्ट हो रहा है बाय द वेट ऑफ एयर कॉलम अर्थ सरफेस पे, और जिस पर यूनिट एरिया पे हो रहा है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अर्थ सरफेस ही है उसका एरिया जिस पे वो थ्रस्ट एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे टिन कैन वाला एक एग्जांपल है, ठीक है। क्या कर देंगे हम, सबसे पहले आप एक कैन ले लीजिए टिन का, और कैन लेने के बाद क्या करेंगे, उस एक स्टॉपर लगा दीजिए, उसको अच्छे से टाइट कर दीजिए, ठीक। क्या करना है, फिटेड विद एन एयर टाइट स्टॉपर, ठीक है। अब स्टॉपर निकालिए, क्या करेंगे उसके बाद, स्टॉपर निकाल के स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज बॉइल्ड इन द कैन, ठीक है। आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए उसके अंदर, पानी डालने के बाद आप बॉईल करिए उसको। अच्छा, बॉईल करने के बाद फिर क्या करना है, हटा देना है हीट से उसको। आप देखेंगे क्या अंदर, क्या थोड़ा पानी क्यों लिया है, थोड़ा पानी इसलिए लिया है ताकि अंदर स्टीम बने, बॉईल हो पानी और क्या बने, स्टीम बने। स्टीम बनेगी तो क्या होगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो पूरा एयर टाइट कंटेनर इसीलिए लिया है कि वो स्टीम बाहर ना निकले बिल्कुल भी। अब क्या करना है, उस कंटेनर को ले जाके आप कोई भी ठंडे पानी में, ठंडा या नॉर्मल वाटर भी है तो उसके नीचे ले जाइए और टैप खोल दीजिए आप, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, टिन का कैन जो होगा पिचक जाएगा। तो कैसे पिचक गया, ये क्या जादू हो गया, क्यों पिचक गया, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जैसे ही आपने उस पर ठंडा पानी डाला या नॉर्मल वाटर डाला तो उससे क्या हुआ, उसने अंदर की जो स्टीम है उसको कंडेंस कर दिया। अंदर प्रेशर को किसने बढ़ाया था, स्टीम ने, है ना। तो उसने कंडेंस कर दिया, और जैसे ही कंडेंस हुई तो स्टीम बन गई, फिर से वाटर, और सारा प्रेशर हो गया ख़त्म। इसका मतलब वो प्रेशर था किसका बनाया हुआ, एयर का, किसका बनाया हुआ था, एयर का। इसका मतलब एयर प्रेशर एग्जर्ट करती है,
बोलो, क्लियर है? अच्छा, बाहर से जब हमने उसके ऊपर पानी डाला तो वो कंडेंस हो गई, क्या बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लग रहा था उसके ऊपर? लग रहा है। पहले नहीं लग रहा था, जब हमने पानी नहीं डाला था लग रहा था, तो उसको बैलेंस कौन कर रहा था? आप ये ना सोचें कि हमने उसको पानी की टंकी के नीचे रख दिया तो उसके प्रेशर से वो पिचक गया। नहीं नहीं नहीं, आप मत रखिए टंकी के नीचे, आप मग में पानी लेके ऐसे नहला दीजिए उसको खाली। जितने कम प्रेशर से नहला पाए उतने कम प्रेशर से नहलाइए, क्योंकि आप अगर ये लग रहा हो कि यार इसके प्रेशर से वो पिचक गया है, नहीं नहीं नहीं, वो पिचका किसके प्रेशर से है? एटमॉस्फेरिक। पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस मिल रहा था अंदर से स्टीम से। अब क्या हुआ, आपने पानी डाला, स्टीम तो बन गई पानी, तो अंदर का प्रेशर हो गया कम, बाहर का प्रेशर है ज़्यादा। क्लियर है? हाँ, तो इसी वजह से वो हो गया ठीक कंप्रेस। समझ में नहीं आया? आ गया? ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, स्टीम अंदर बन गई थी पहले तो, ठीक है, और फिर बाहर से आपने जब प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर है, ठीक है, बाहर से जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, मतलब एयर प्रेशर तो पहले ही लग रहा था, यहाँ से आपने बंद कर दिया इसको। उसके बाद जब पानी डाला आपने तो अंदर जो स्टीम थी वो सब कंडेंस होके वापस से वाटर बन गया, और बाहर का तो एयर प्रेशर पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है, तो नेट प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, अब वहाँ बैलेंस करने वाला नहीं। सिमिलर कंडीशन हमारे साथ हो सकती है। हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर है जो बैलेंस कर रहा है किसको? हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी पे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमको। जैसे हम अंडर वाटर जाते हैं, डाइवर्स जो जाते हैं अंडर वाटर, वहाँ तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे तो हाइट डेप्थ के साथ साथ प्रेशर इंक्रीज़ होगा, पास्कल का लॉ है। तो डैम भी हम इसीलिए चौड़े बनाते हैं। तो सोचिए, तो जब वॉल को वो तोड़ सकता है, इतना प्रेशर है, तो कोई डाइवर्स जाएगा तो उसकी बॉडी का क्या हाल होगा। इसीलिए डाइवर्स एक सूट पहन के जाते हैं जिसमें हम आर्टिफिशियली प्रेशर को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से इसका अपोजिट भी हो सकता है कि अगर आप हाइट पे जाते हैं तो वहाँ प्रेशर सराउंडिंग का कम हो जाएगा। आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो तो उतना ही अप्लाई हो रहा है सराउंडिंग में, तो वो अब क्या होगा, वहाँ पे वीन्स आपकी फट सकती हैं, नसें फट सकती हैं, या नाक से खून आ सकता है। ठीक है, आता भी है। एल्टीट्यूड पे आप जाइए तो नाक से खून निकलने लगता है। रीज़न क्या? अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो गया है, तो हाई से लो की तरफ चीज़ें मूव करेंगी। इसी तरह से जो इंक पेन होता है उसमें इंक जो है वो लीक कर जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि वो इंक को कौन संभाल रहा है? बाहर से जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नहीं लीक होने देता है। ठीक है, जबकि अगर सराउंडिंग का प्रेशर कम हो जाए तो फिर वो लीक करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, बाहर कम हो जाएगा। ये एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो भी सूट होता है उनका भी इसी तरह से। ठीक है, इसीलिए हाँ, यहाँ पर भी ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। जैसे ये आप एक मान लेते हैं, इसमें कोल्ड ड्रिंक है और आपने स्ट्रॉ डाला, इसमें स्ट्रॉ डाल दिया आपने। अब वो जो कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, लेकिन फिर भी स्ट्रॉ से अपने आप कोल्ड ड्रिंक मूव करके आपके मुंह में नहीं जाएगी जब तक आप सक नहीं करेंगे। तो रीज़न क्या है, सक क्यों करना पड़ रहा है? हाँ, नहीं, एयर ऑलरेडी स्ट्रॉ के अंदर है। हाँ, स्ट्रॉ के अंदर जो एयर है वो इधर प्रेशर लगा रही है ऐसे, तो ये वाला इसको दबा रहा है अंदर जाने के लिए, लेकिन यहाँ भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है, मतलब एयर का प्रेशर लग रहा है। तो इस एयर को आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सक करना पड़ेगा। जब आप इसको सक कर लेंगे तब ये खाली हो गया। अब ये प्रेशर इसको मजबूर करेगा कि अंदर जाओ, अब वो जाएगा अंदर। तो हम एक्चुअली में कोल्ड ड्रिंक को सक नहीं कर रहे हैं, किसको सक कर रहे हैं? एयर को। तो एयर सक हो जाएगी तो अपने आप कोल्ड ड्रिंक अंदर मूव करेगी, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मजबूर करेगा ना बाहर वाला। बोलो क्लियर है? अनलेस कि पूरा बंद हो सब। ठीक है, क्लियर है? तो हर चीज़ पे एटमॉस्फेयर अपना एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, समझ लिया अच्छे से हमने। चलिए भाई आगे। ये देखिए, इंक पेन वाला फाउंटेन पेन जो है वो लीक कर जाता है हाई एल्टीट्यूड्स पे। ठीक है, हाँ, बॉडी वाला भी देख लिया। ह्यूमन बॉडी पे हर टाइम पे प्रेशर लग रहा है, हर पॉइंट पे, और उसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा है? हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर काउंटर बैलेंस कर रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं?
सकिंग अ ड्रिंक विद अ स्ट्रॉ, देख लिया, ठीक है। फिलिंग अ सिरिंज विद अ लिक्विड, हाँ सिरिंज जैसे इंजेक्शन वाला देखा है। तो उसमें क्या करते हैं, जब आप पिस्टन को खींचते हैं पीछे, तो हम एक्चुअली में वैक्यूम क्रिएट कर रहे होते हैं उसमें। अरे एयर को बाहर निकाल रहे हैं ना, पहले तो ऐसे दबा के एयर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या किया कि हमने उसके अंदर डाल के अब पिस्टन को पीछे खींच रहे हैं। पीछे खींचने से क्या हो रहा है कि वहाँ हाई प्रेशर है, अंदर लो प्रेशर बन रहा है, वो मूव कर रहा है, हाई से लो मूव कर रहा है। क्लियर है? अच्छा कभी हाँ है पूरी दवा दबाते हैं, क्यों नहीं दबाते? कौन कह रहा नहीं दबाते? हाँ नहीं तो उस पिस्टन को क्यों निकालेंगे भाई, सिरिंज निकालेंगे, लगे लगे पिस्टन कौन खींच लेता है? अगर किसी ने कर दिया तो बहुत मारा जाएगा, वो ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स में ब्लड निकल चला जाएगा निकल के, फिर वो ये थोड़ी ना बोलेगा लाओ डाले दे रहे हैं अभी वापस। ऐसा नहीं होगा कि गलती हो गई हमको सिरिंज निकालनी चाहिए थी, हमने पिस्टन खींच लिया, अभी हम सारा ब्लड वापस डाले दे रहे हैं, डलवाओगे? कहते अब तुम्हारे डालते हैं हम ये ब्लड, रुको ठीक है। किसी ने किया तो नहीं था तुम्हारे साथ? ठीक है, ये हो गया। जबकि बल्कि एक चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जब आप इंजेक्शन जो होता है कांच की बोतल में जो होता है, उसको आप जब सिरिंज में डालते हैं तो उसमें एयर थोड़ी बहुत आ जाती है किसी तरह से, तो उस एयर को उसमें से निकाला जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि उसको एयर को वहाँ से बिल्कुल जो बबल बन रहे होते हैं उससे वो एयर निकालते, उसमें थोड़ा बहुत लिक्विड गिर भी जाता है बाहर, लेकिन ठीक है वो, लेकिन एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो लगाएंगे तो वो एयर जाएगी आपकी बॉडी में। सोचो किसी के गैस अगर फंस जाती है, कभी भी गैस की प्रॉब्लम होती है ना बहुत लोगों को, कितना बुरा दर्द होता है पेट में, थोड़ी बहुत भी गैस रिलीज़ नहीं हो पा रही है, मतलब दुनिया भर की दवा खाता है इंसान, और एक वो सिरिंज से आपकी बॉडी में डाल रहा है एयर और एक्सटर्नल, सोचो वो क्या करेगी जाके बॉडी में है। तो बहुत मतलब केयरफुली वो चीज़, लिक्विड डालना है तो लिक्विड ही होगा, उसमें कोई एयर बबल नहीं होना चाहिए, उसको इंश्योर करते हैं वो, इसीलिए इंजेक्शन किसी से भी नहीं लगवा लेना चाहिए। जानवरों के डॉक्टर से बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक्शन ऑफ अ रबर सकर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया हमको। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ अ सिफॉन सिस्टम। अच्छा, सिफॉन सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको ये इसमें एक वाटर यहाँ पे भरा हुआ है और इससे एक दूसरे कंटेनर में आपको पानी निकालना है, ठीक है। इस पानी को इस कंटेनर में डालना है, तो और एक पाइप की मदद से, ठीक है। तो एक पाइप की मदद से आप कैसे कर सकते हैं कि आपने पाइप लिया यहाँ से, ये इस तरह से, तो क्या एक पाइप का एक एंड इसमें डाल दें, इसमें डाल दें, पानी आने लगेगा? नहीं, एयर भी तो है बीच में, उसको कौन सक करेगा, ठीक है। हम लोग हैं, सपोज करो इसमें पेट्रोल है, तब या तो तब भी कर लेंगे, सक कर लेंगे और उसको फिर पिएंगे नहीं, वापस से अपनी बाइक में डाल लेंगे, है ना, खोल के। तो ठीक है, इसके और भी तरीके होते हैं इसको सक कराने के, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप मुंह से ही सक करें, ठीक है। तो ये आप जब सक करेंगे इसको, तो ये अब यहाँ से यहाँ पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कब तक फ्लो होगा? जब तक ये दोनों में लिक्विड बराबर है, प्रेशर लेवल सेम ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ सील्ड ऑयल कंटेनर। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, तो कोई अगर ऑयल कंटेनर है तो ऑयल कंटेनर से ऑयल निकालना है, तो उसमें भी थोड़ी कलाकारी चाहिए होती है आपको, उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, वो थोड़ी नौटंकी करेगा, ठीक है। ये मान लीजिए कंटेनर है और तरंग को इसको ऑयल निकालना है इसमें से, ठीक है। तरंग अपने बराबर होल करेगा तब जाके इसमें ऑयल निकलना शुरू होगा, निकालेगा कि अरे ये तो बहुत छोटा हो जाएगा अगर हम करेंगे ऐसे, तो तरंग ने इधर से होल कर दिया साइड से, लेकिन ऑयल निकल नहीं रहा उतनी तेज़ी से। रीज़न क्या है, क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि होल तो आपने कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो इसके ऊपर लगातार पहले से लग रहा था ऐसे, तो ऑयल निकलेगा, आप ज़्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे कोशिश करेंगे निकलेगा, लेकिन हाँ जिस तरह से फ्लो से निकलना चाहिए नहीं निकलेगा।
रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ब्लॉक कर रहा है, उसको निकलने नहीं दे रहा है। तो आप क्या करिए, एक और होल करिए, ठीक है, ताकि फिर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपकी हेल्प करेगा। आपने दूसरी साइड पे मान लीजिए होल कर दिया यहाँ पे, तो अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस लिक्विड को दबाएगा और ये लिक्विड फिर देखेगा कहाँ से रास्ता मिल रहा है निकलने का, तो यहाँ से अब ये इस इधर से निकलना शुरू हो जाएगा फिर ये। क्या हुए? नहीं तो बाहर का प्रेशर लो भी तो है, उसके कंपैरिजन में अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड भी तो बाहर आना चाह रहा है, अंदर हाई प्रेशर नहीं बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, तो एटमॉस्फेयर कब तक रोकेगा? बिल्कुल सेम जगह पे नहीं करते हैं, ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा सा। हाँ, दूसरा वाला कुछ इस जगह पे किया जाता है, ऐसे थोड़ी ना किया जाएगा कि बॉटम में कर दिया तुमने उठा के, मतलब कहीं ऐसे करोगे, ऊपर करोगे जहाँ पे ऐसा ना हो कि उधर से भी ऑयल निकलना शुरू हो गया आपका, थोड़ी देर के बाद तो प्रेशर कम हो ही जाएगा, फिर तो हर जगह से निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसी जगह करते हैं जहाँ से एयर अंदर आए और उसको हेल्प करे कि उस साइड पे आप का जो वो ऑयल है वो ना निकल पाए, ठीक है। तो ऐसी जगह आपको होल करना है। नेक्स्ट, वी डू नॉट फील इवन uneasy even under the enormous pressure of atmosphere above as well as around us. रीज़न, ये तो रीज़न दे देंगे। अपने ब्लड प्रेशर का एग्जांपल देते हुए आप लिख देंगे इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पार्शियली इन्फ्लेटेड बलून इज प्लेस्ड इनसाइड अ बेल जार कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप ऑन क्रिएटिंग वैक्यूम इनसाइड द बेल जार। देखिए बेल जार के अंदर आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और बेल जार में रखा क्या है? बलून रखा है, बोलो ऐसा बन गया बलून, ठीक है। बेल जार में आपका क्या रखा है? ये रखा है बलून, वैक्यूम क्रिएट कर दिया आपने बेल जार के अंदर। अब यहाँ अगर वैक्यूम हो गया आपका तो बलून गेट्स मोर इन्फ्लेटेड, हाउ डज द प्रेशर चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स सेम इनसाइड द बेल जार। बलून इन्फ्लेट इसलिए कर गया है, क्यों? क्योंकि बाहर प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। तो जो इस पे लगने वाला एयर प्रेशर है वो क्या होगा? बड़ा होगा, मतलब नेट प्रेशर बाहर की तरफ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अब इसको बाहर से बैलेंस करने वाला कोई नहीं है। पूछ क्या रहे, हाउ डज द प्रेशर चेंज। सबसे पहले बेल जार के अंदर क्या होगा और बलून में क्या होगा। तो बेल जार में तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा और बलून में, हाँ, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो बताते हैं बढ़िया से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले क्या बनाया गया? बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर। अब देखिए बैरोमीटर कैसा होता है, ये एक जार होगा और इसमें हम एक और जार रखेंगे इन्वर्ट करके, ठीक है। और उसके बाद हमने, या पहले मान लेते हैं मरकरी इसके अंदर हमने भरना शुरू कर दिया। एक जार हमने इस पे इन्वर्ट करके रखा, ये मरकरी का लेवल इसमें भी ऊपर जाएगा, ठीक है। अब मरकरी इसमें से यहाँ से अंदर बाहर आ सकती है, ठीक है, इस जार से इस जार में फ़्लो कर सकती है। इस तरह से हमने इसको बनाया है, ये कुछ ऐसे है, समझ लीजिए। अब जब इसको आप बाहर रखेंगे ले जाके तो इस पर एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जब एटमॉस्फेयर प्रेशर इसको दबाएगा मरकरी को, तो ये मरकरी क्या करेगी, इसके अंदर ऐसे राइज करेगी, यहाँ से ऐसे राइज करेगी और उसके साथ साथ हम हाइट नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्केल से हम क्या नोट कर लेंगे? हाइट नोट कर लेंगे। तो नॉर्मली जब नॉर्मल, यहाँ पे देखिए क्या है, दो जार हैं, एक तो ये वाला जार हो गया, दूसरा इन्वर्टेड जार हो गया, दोनों ग्लास जार हैं और इसके अंदर हमने मरकरी फिल की है। ये ओपन एरिया है, ये वाला एरिया कैसा है? ओपन है, तभी तो एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाएगा इस पर, तो प्रेशर अप्लाई हो करेगा एयर, तो एयर के प्रेशर से ये इसके अंदर राइज करेगी। तो ये राइज कितना करेगी उसका हम उसके अकॉर्डिंग रीडिंग नोट कर लेंगे। तो नॉर्मल जब हम सी लेवल पे इसको रखते हैं ले जाके, ठीक है, सी लेवल पे अगर हमने इसको रखा
तो हम रीडिंग जो होती है वो यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर स्केल पे देखें तो मरकरी जो होती है वो 76 सेंटीमीटर तक राइज करती है, ठीक है। और मिलीमीटर में देखें तो 760 मिलीमीटर तक राइज करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। सी लेवल पे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पे कितना नॉर्मल प्रेशर एग्जिस्ट करता है? अगर हम मरकरी के सेंस में उसको देखेंगे तो वो कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। Hg क्या है? मरकरी का ही सिंबल है। Hg क्या है? मरकरी का ही सिंबल है। अब अगर हम इसको पास्कल में कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसमें? तो हमारे पास प्रेशर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पास्कल में। पास्कल ने हमें क्या फॉर्मूला दिया था प्रेशर कैलकुलेट करने का? H रो G, ठीक है। H हाइट है, हाइट तो हमें पता है कितनी? 76 सेंटीमीटर। और रो क्या होता है मरकरी का? मरकरी का 13.6 होता है शायद, 13.6 होता है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 13.6 ही होता है शायद, ठीक है। और अब G की वैल्यू इसको आप पूरा चेंज कर लीजिए 100 डिवाइड करके, और ये हो जाएगा आपका 13,600 हो जाएगा अगर आप kg पर मीटर क्यूब लिखेंगे तो। 13.6 तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, तो ये हो जाएगा 13,600 kg पर मीटर क्यूब, और G हो जाएगा आपका 9.8। क्लियर है? तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है हमारे पास निकल के वैल्यू पास्कल में? 1. ये पूरा लिख देते हैं 10135, और आगे भी होता है 10 टू द पावर 5 तक आ रहा है ना, तो एक प्लेस और होना चाहिए, 4 मान लीजिए आप। अरे क्या होती है वैल्यू? अब तो बुक नहीं दिख रहा तुम्हें, बुक में वैल्यू दे रखा है, कैलकुलेट हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू है तो यही सही बोल रहा है, कुछ एक प्लेस कुछ गड़बड़ है बस इसमें। 10135, चलो इसको पॉइंट लगा देते हैं, इंटू 10 रेज़ टू द पावर हो जाएगा ये 5, ठीक है। दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये होती है यूनिट। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे, तो ये आपका 10 टू द पावर 5 पास्कल भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। अदरवाइज क्योंकि ये वैल्यू क्या है 1 के बराबर ही है, नियरली 1.01, ठीक है। तो 1 के बराबर इसको काउंट करके 10 टू द पावर 5 पास्कल हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो पास्कल में प्रेशर आ रहा है नॉर्मल सी लेवल पे, जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रही एक्सर्ट कर रही है एयर, ठीक है, वो ये है 10 टू द पावर 5 पास्कल। और वही कैलकुलेट हुआ है यहाँ पे। अगर मरकरी के सेंस में देखेंगे तो वो हाइट में मेजर होता है 76, लेकिन इससे आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको ये वाली वैल्यू चाहिए होगी, तो बेटर है कि हम ध्यान रखें, याद रखें, लग जाएगा। तो ये है बैरोमीटर, ठीक है। सबसे पहले जो बैरोमीटर बनाया गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसमें मरकरी क्यों भरी गई, इसमें आपने एयर क्यों, वाटर क्यों नहीं लिया? हाँ, वाटर हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा है वाटर की, बहुत कम है वाटर की डेंसिटी। तो वाटर इसके कंपैरिजन में 13.6 टाइम्स लेस डेंस है, ऐसे बोले तो अब। तो अब होगा क्या कि वो ये तो नॉर्मल प्रेशर के टाइम पे ये तो जिस हाइट को गेन कर रहा है, वाटर उससे 9-10 गुना ज़्यादा हाइट गेन कर लेगा। तो आपको जो ट्यूब होगी, मतलब ये दिखा रहा है 76 सेंटीमीटर, और वाटर तो बहुत ज़्यादा दिखाएगा इसके कंपैरिजन में, तो उतनी लंबी ट्यूब बनानी पड़ेगी आपको, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये रीज़न हुआ वाटर यूज़ ना करने का। दूसरा ये कि वाटर जो है वो वोलेटाइल भी होता है थोड़ा सा, मतलब इवेपोरेट हो जाता है वेपर डेंसिटी की वजह से। तो अब उसमें क्या होगा, इवेपोरेट होने का खतरा भी है वाटर में। दूसरा ये कि स्टिकी होता है, ठीक है, तो वो चिपक जाएगा इसमें और रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी। कलरलेस होता है और प्रॉब्लम होगी कि भाई कितना ऊपर गया है कितना नहीं गया है, उसको देखने में जैसे थर्मोमीटर से अपना हम
बुखार मेजर करते हैं तो उसमें देखो हम मरकरी जबकि कितना वो चमकती है, उसके बाद भी बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि कहाँ तक गया है, क्योंकि रीडिंग भी लिखी होती है वहाँ पे। सोचो पानी हो अगर, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पता करना कहाँ तक गया था। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम वाटर को प्रेफर नहीं करते हैं किसके ऊपर, मरकरी पे। ठीक है, तो मरकरी एक बेटर ऑप्शन बन जाता है। वाटर के बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि मरकरी टॉक्सिक भी है ना, सेफ नहीं है। मरकरी अगर फूड के गिर गई तो उसको डिस्पोज नहीं कर पाएंगे आप जल्दी आसानी से, बहुत मुश्किल होगी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, अदरवाइज तो मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं किसमें, गैसेस में, सॉलिड में। अच्छा, को लगा तरंग अभी कह देगा कि हवा में सारे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, बैरोमीटर भी कई तरह के हैं। सिंपल बैरोमीटर तो भी दिखाया हमने आपको। फिर कौन सा है, फोर्टिन्स बैरोमीटर है, एनेरॉइड है। फोर्टिन्स बैरोमीटर ने, इसकी एक कुछ प्रॉब्लम्स थी सिंपल बैरोमीटर की। क्या थी, सिंपल बैरोमीटर में एक तो उसको कैरी करना बड़ी दिक्कत का काम था, ओपन था, और मरकरी टॉक्सिक अलग है, गिर गई कहीं तो फिर ऐसे ही प्रेशर हाई हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो दूसरा स्केल लगाना मुश्किल है, आप ग्लास पे स्केल कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, फोर्टिन ने उसको एक केस में बंद कर दिया, उस पूरे को कॉम्पैक्ट बना के एक वुडन केस में बंद कर दिया, और वुडन केस के ऊपर आपने मार्किंग बना दी किसकी, स्केल वगैरह की, तो थोड़ा सेफ बना दिया, उसको इजी टू कैरी बना दिया, यानी पोर्टेबल बना दिया। पहले वो पोर्टेबल नहीं था, आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में प्रॉब्लम होती थी। अब 14 वाले में फ़ायदा बस इतना ही हुआ कि वो कैरी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मरकरी वगैरह सब कुछ वैसे ही है, रीडिंग वैसे ही आएगी, केस में डाल दिया। एनारॉइड बैरोमीटर में इन्होंने मरकरी हटा दी, सबकी नज़र थी उस पर कि इसको किनारे लगाना है एक दिन, तो उसमें अंततः सफलता मिली और मरकरी साइड हो गई। अब हम एनारॉइड में क्या करते हैं, मरकरी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, डिजिटल है, इसमें दोनों तरह के आने लगे ना, एनालॉग भी आता है और डिजिटल वाला भी आता है, जो प्रेशर सुई से ही बताती है, और बाकी अब तो डिजिटल भी आने लगा है। क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हो, एनारॉइड किसने बनाया था? हमको टॉरिसेली का तो याद है, जिन्होंने सबसे पहला बनाया था। एनारॉइड का याद नहीं आ रहा है। ठीक है, टॉरिसेली ने सबसे पहले बैरोमीटर को, सिंपल बैरोमीटर को डिज़ाइन किया था, किसको यूज़ करते हुए, मरकरी को। ठीक है, अब ये पता है आपको कि इसमें ग्लास का ट्यूब लगा होता है अबाउट 1 मीटर लेंथ का, क्लोज टू 1 एंड। ये 1 मीटर क्यों होता है, क्योंकि 76 तक तो जा ही रहा है ऊपर वो, तो इतना तो लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और क्या है, क्लोज्ड एट 1 एंड, द ट्यूब इज कंप्लीटली, ये एफ है, एफ है, नहीं एफ है, ये फिल्ड विद प्योर मरकरी। ठीक है, प्योर मरकरी सच दैट नो एयर बबल रिमेन्स इनसाइड द ट्यूब। अगला है वर्टिकल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन इट इज़ अ मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पता है हमको वर्टिकल हाइट 76 सेंटीमीटर जाती है, तो हम उससे पता चलता है कि हाँ ये कितना प्रेशर है सराउंडिंग में। अच्छा, अंदर जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम की बात जो ये कर रहे हैं, ये आपका यहाँ तक मरकरी है, तो इसके ऊपर ये है वैक्यूम। ठीक है, इसको उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे टॉरिसिलियन वैक्यूम भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ऊपर वैक्यूम ना हो तो, एयर हो तो क्या नुकसान होगा? हाँ, वो भी ऊपर से प्रेशर लगाएगी नीचे की तरफ, तो रीडिंग हैम्पर हो जाएगी आपकी। ठीक है, नहीं लग रहा है ना ऊपर, हमने अभी, अगर होता तो वही हम कह रहे हैं, तो फिर हम कैसे मेजर कर पाते प्रेशर को? तो अंदर रीडिंग गड़बड़ होती नहीं, पूरा कैंसिल कैसे हो जाएगा? अंदर तो एयर थोड़ी सी होगी ना, सराउंडिंग में तो बहुत है। ठीक है, बैरोमेट्रिक हाइट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही एनटीपी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना होता है? हैं? क्या? हाँ, वो तो होता है, मतलब यहाँ इसका शॉर्टकट आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। द बैरोमेट्रिक हाइट एट अ प्लेस चेंजेस ओनली व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दैट प्लेस चेंजेस। पता है आपको, सिंपल चीज़ है, ये देखिए, यही है आपका
मरकरी बैरोमीटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू, अब ये सारी चीज़ें भी हमने आपको बताई हैं। बैरोमेट्रिक हाइट अटेन्स द सेम रिमेन्स एट द सेम लेवल इवन व्हेन द शेप ऑफ द ट्यूब इज चेंज्ड और लेंथ ऑफ द ट्यूब सबमर्ज्ड इनसाइड द मरकरी इन द ट्रफ इज चेंज्ड और द ट्यूब इज टिल्टेड। ये आपको कल हमने पढ़ाया था कि जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना लिक्विड प्रेशर की, तो उसमें एक चीज़ पढ़ी थी हम लोगों ने, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, पढ़ा था। तो ये वही बता रहे हैं कि अगर आप मरकरी के अंदर जो ट्यूब है वो ऐसे हो रखी हो, ठीक है, या वो टिल्ट हो जाए हल्के से ऐसे मान लीजिए, या इधर की तरफ टिल्ट हो जाए, लेकिन आपका जो वर्टिकल हाइट है मरकरी के ऊपर जाने की वो कितनी रहेगी, 76 ही रहने वाली है। इनके टिल्ट होने से वर्टिकल हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कल हमने बहुत अच्छे से समझा भी था, पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट से भी समझा था उसको। द बैरोमेट्रिक हाइट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन द शेप ऑफ द ट्यूब, ये तो सेम लिखा हुआ है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मरकरी एज अ बैरोमेट्रिक फ्लूइड, अभी बात की थी हम लोगों ने इस पर कि मरकरी की डेंसिटी एक तो उसके फेवर में है, ठीक है। दूसरा कौन सा है फेवर, वेपर प्रेशर मरकरी का नेग्लिजिबल होता है, जबकि वाटर का तो अच्छा खासा है, ठीक है। और टॉरिसिलियन वैक्यूम बन जाता है तो वो अफेक्ट भी नहीं करते हैं बैरोमेट्रिक हाइट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मरकरी ना तो चिपकता है, ना ही वो गीला होता है, ना ही चिपकता है, ठीक है, ग्लास ट्यूब से, तो वो एक्यूरेट रीडिंग देता है। सरफेस मरकरी का शाइनिंग है, ओपेक है, ये चारों पॉइंट डिस्कस किए हम लोगों ने अभी, तो यही लिखने हैं आपको, ठीक है। एक और है, ये प्योर स्टेट में मिल जाता है आसानी से, ठीक है, मरकरी। डिसएडवांटेजेस वाटर को यूज़ करने के, मरकरी के नहीं, वाटर के, वही हैं जो उसके एडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज हैं। अब देखो इनकी डेंसिटी उससे इतनी कम है कि ये जो हाइट है वो उसके कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज हाई सो वेपर्स इन द वैक्यूम स्पेस विल मेक द रीडिंग इनएक्यूरेट, ठीक है। तीसरा है वाटर चिपकता है, स्टिक होता है, वेट होता है, रीडिंग में दिक्कत आएगी। और वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो फिर आपको आसानी से रीडिंग ऑब्जर्वेशन लेने में दिक्कत होगी। मेरिट्स क्या है सिंपल बैरोमीटर के, मेरिट्स क्या, डी मेरिट्स, ठीक है, डी मेरिट्स, डी मेरिट्स। तो ग्लास ट्यूब का कोई प्रोटेक्शन नहीं है पूरा, ठीक है, ओपन है सामने से, और ट्रफ ओपन है आपका, ग्लास ट्यूब के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, पहले तो ट्रफ ओपन है, ठीक है। दूसरा बैरोमीटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पोर्टेबल नहीं है, आसानी से स्केल नहीं लगाया है तो आप रीडिंग लेने में दिक्कत होती है, तो इसको दूर किया, इन चारों चीज़ों को दूर किसने किया, फोर्टिन भाई साहब ने, फोर्टिन भाई साहब ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। और इसका फ़ोटो कहाँ गया, हाँ ये है, तो इसको पूरे बैरोमीटर को यहाँ फिट कर दिया इन्होंने एक वुडन केस में, ठीक है। ये वुडन केस है जो पीछे दिख रहा है, ये ब्लैक कलर से, ये पूरा आपका वही ग्लास का क्या है, बैरोमीटर है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें लगा दी हैं। फिर आता है एनोरॉइड, एनोरॉइड में कोई लिक्विड नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत लाइट भी होता है और इसको आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे घड़ी के अंदर मशीन काम करती है, घड़ी की सुइयाँ जैसे काम करती हैं, अंदर का देखा है कभी चलते हुए, गियर्स जैसे चलते हैं, गियर्स के फॉर्म में चलती है ना घड़ी की जो सुई चलती है, उसमें गियर होते हैं, गियर नहीं समझते हो, दो पहिए चल रहे हैं एक दूसरे को चला रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये अंदर वैसे ही इसकी मशीन वैसे ही बनी होती है अंदर से, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट भी नहीं होते हैं किसी तरह के आपको, ठीक है। इसकी जो कैलिब्रेशंस हैं वो डायरेक्टली आपको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको रीड करके बता देंगे कितना है। अब एल्टीट्यूड के साथ वेरिएशन आपको पता है, जब हाइट जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं एयर कॉलम की जो डेंसिटी वो कम होती है, एयर कॉलम कम होता है तो प्रेशर भी कम हो जाता है और डेंसिटी भी कम होती है ऊपर जाने पे एयर में, ठीक है। तो हाइट के साथ वेरिएशन देख लिया हमने। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत, एक तो आपको ऑक्सीजन उतनी नहीं मिलेगी प्रॉपर, ब्लीडिंग हो सकती है क्योंकि बॉडी का इंटरनल जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा बाहर के कंपैरिजन में, तो वहाँ से नोज़ ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, फाउंटेन पेन लीक कर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। वेदर फोरकास्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, वेदर फोरकास्ट में क्या होगा, वेदर फोरकास्ट में क्या क्या है बताइए। अगर मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए सडनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन हो जाए, ठीक है, अचानक से गिर जाए रीडिंग आपकी बैरोमीटर में, अचानक से रीडिंग गिरने का मतलब है आपके सराउंडिंग में एयर कम हो चुकी है, एयर कम हो गई तो सराउंडिंग की एयर बहुत तेज़ी से आके उस वैक्यूम को फिल करेगी, वैक्यूम नहीं मतलब जो ऐसे लो प्रेशर की कंडीशन बन गई उसको फिल करेगी, इसका मतलब बहुत तेज़ आंधियाँ चलने वाली हैं,
अगर बहुत तेज़ी से रीडिंग गिर गई है तो बैरोमीटर की, ठीक है, यानी आपके सराउंडिंग में बहुत कम हो गया है प्रेशर एयर। जैसे देखा है कभी उमस बहुत बढ़ जाती है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, तो लोग कहते हैं ना बारिश होगी, आंधी चलेगी, ठीक, वो एक्सपीरियंस से बोलते हैं, आप बैरोमीटर देख के बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर बहुत स्लोली ग्रेजुअली गिरेगा, बैरोमेट्रिक हाइट अगर ग्रेजुअली ड्रॉप होगी तो क्या है, बारिश की पॉसिबिलिटी है। पहले वाले में क्या था, जल्दी गिर गया तो तूफान आएगा, आंधी चलेगी। अच्छा, अब क्या हो सकता है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सडनली बढ़ जाए। अगर सडनली बढ़ गया तो बहुत नमी, मतलब बिल्कुल ख़त्म मॉइस्चर, अब बहुत कैसा मौसम होने वाला है, सूखा, ठंड में होता है ऐसा, जनवरी वगैरह में, दिसंबर जनवरी में आप देखते हैं कि कैसा होता है, बहुत ड्राई हो जाती है, स्किन भी तो ड्राई हो जाती है हम लोग की काफ़ी, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपकी ड्राई एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा काफ़ी। और अच्छा, धीरे धीरे अगर बढ़े तो, धीरे धीरे बढ़ेगा तो भी ड्राई वेदर होने वाला है। तो अगर एटमॉस्फेयर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे ड्राई वेदर की तरफ इशारा करता है। और जब ड्रॉप होता है एटमॉस्फेयर तो आंधियाँ भी चलने का इशारा है, बारिश होने की संभावना है पूरी तरह से आपकी। हाँ, अभी जैसे आज जो हुई है जिस तरह से, ठीक है। ऑल्टीमीटर आपको पता है कि ऑल्टीमीटर आपका एयरक्राफ्ट में लगा होता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है, उसके एल्टीट्यूड को मेजर करता है, वहाँ पे बताता है। उसमें भी स्केल हाइट को मेजर करने के लिए कितनी हाइट पे है, ऊपर है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से होता है ऑल्टीमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ एयर टू बी 1.295 kg per meter cube, फाइंड द फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट इन मिलीमीटर ऑफ Hg एट अ हाइट ऑफ 107 मीटर अबव द सी लेवल। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक बैरोमेट्रिक हाइट आपको मेजर करनी है, कब, जब आप बैरोमीटर को कितना ऊपर ले जाते हैं, सी लेवल से 107 मीटर ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि हम सी लेवल पे देखें कि बैरोमीटर को अगर हमने सी लेवल पे रखा है तो वहाँ पे उस मरकरी के अंदर कितना आपको राइज देखने को मिल रहा है। ये आपका बैरोमीटर हो गया, ठीक है, ये मरकरी है आपकी। तो यहाँ पे मान लेते हैं बैरोमीटर में मरकरी का जो प्रेशर है वो कितना है, P1 है मान लेते हैं, ठीक। फिर आप इसको ऊपर ले गए, कितना ऊपर ले गए, 107 मीटर, ठीक है, ये सी लेवल है, 107 मीटर हम ऊपर ले गए इसको। तो यहाँ पे हमने बैरोमीटर को रखा ले जाके, ये अब इस बैरोमीटर में वापस से हमने प्रेशर को मेजर किया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये जो हाइट थी वो H1 थी, और यहाँ पे मान लेते हैं हाइट आ रही है H2, प्रेशर हो गया P2, क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ का प्रेशर पूरा निकाल लीजिए आप, P1 कितना होगा, H1 रो जी, भाई रो तो सेम ही है मरकरी का यहाँ भी और वहाँ भी, तो यहाँ पे हम P2 निकाल लेते हैं, P2 कितना आएगा, H2 रो जी। अच्छा, बोल रहा है कि हाइट में, प्रेशर में डिफरेंस पूछ रहा है, हाइट में, फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट। अच्छा, ये बैरोमेट्रिक हाइट यानी H1 माइनस H2 पूछ रहा है आपसे कि इसका डिफरेंस बता दीजिए कितना होगा। तो प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वही हाइट का डिफरेंस भी होगा, क्योंकि बाकी तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो तो कांस्टेंट हैं, रो और जी। अच्छा देखिए ध्यान से, तो हम ड्रॉप, प्रेशर में ड्रॉप निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका P1 माइनस P2। ये क्या होगा, ड्रॉप इन प्रेशर। ये किसका प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ड्रॉप आया है यहाँ से यहाँ ले जाने में, इसका मतलब एयर जो है वो यहाँ के कंपैरिजन में इतनी कम हो गई है वहाँ पे, है ना, बोलो भाई, एयर का प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। तो वो कितनी एयर कम हो गई है, जितनी यहाँ बीच में है वही ना, इसके बीच में जो एयर है वही तो कम हो गई है, क्लियर है। तो अगर डिक्रीज देखें तो इसके बीच में जो प्रेशर है एयर का वही कम हो गया है वहाँ से, तो इसके बीच में एयर का प्रेशर कितना है,
एच रो जी, किसका रो? एयर का रो। अगर इसके बीच में आप पता करना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना प्रेशर है एयर का, तो आपको एयर की डेंसिटी पता हो, एयर की हाइट पता हो, और क्या पता हो? ग्रेविटी जी पता हो। बोलो भाई, क्लियर है? बोलिए। हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये ड्रॉप इन प्रेशर जो होगा वो इसके बीच में जो एयर प्रेशर है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो एयर प्रेशर के बराबर होगा ये। और एयर प्रेशर कितना है? एयर प्रेशर हो गया आपका रो एयर इंटू हाइट एयर की इंटू जी। और यहाँ पर भी लिख लीजिए, यहाँ कितना होगा आपका? ये हो जाएगा H1 रो जी माइनस H2 रो जी। तो रो जी कॉमन हो जाएगा आपका, यहाँ से अंदर बचेगा H1 माइनस H2, यही निकालना है हमें डेल्टा H। यहाँ से रो एयर की वैल्यू रख दीजिए आप, रो एयर दे रखा है 1.295 और H भी दे रखा है 107 इंटू जी। जी से जी तो कैंसिल हो गया इधर। ठीक है, तो आपको यही डेल्टा H निकालना है, चेंज इन हाइट। तो ये नीचे आ जाएगा आपका 1.295 मल्टीप्लाइड बाई 107 डिवाइडेड बाई मरकरी की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो इससे हम आसानी से आपका ड्रॉप इन हाइट निकाल सकते हैं, बैरोमेट्रिक हाइट। बैरोमेट्रिक हाइट यानी यही, कितना हाइट में ड्रॉप हुआ होगा। ऑब्वियस सी बात है H2 कम होगी, क्यों? क्योंकि सराउंडिंग से उतना प्रेशर लग ही नहीं रहा है कि मरकरी उतना राइज करे। ठीक है, चलें आगे। हो गया? ये देखिए एक और क्वेश्चन है, वाटर इफ फिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर द बॉटम ऑफ द फ्लास्क इज सर्कुलर विद अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.012 इंटू 10⁵ पास्कल द फोर्स एक्सर्टेड बाई द वाटर ऑन द बॉटम इज। निकाल लेंगे। वाटर को हमने फिल कर दिया है एक पर्टिकुलर हाइट तक। ठीक है, तो ये बॉटम है, बॉटम आपका सर्कुलर है, इस टाइप से बोल रहा है। हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर तक हमने फिल कर दिया है। और क्या है? बॉटम ऑफ द फ्लास्क इज सर्कुलर, उसकी रेडियस भी दे रखी है आपको, ये वाली कितना है? 10 सेंटीमीटर। और क्या है? इफ़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर से जो ये प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो दे रखा है हमें 1.0132 इंटू 10⁵ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम। अच्छा, बॉटम पे जो फोर्स लगा रहा होगा ये दो प्रेशर है यहाँ पे। ये लिक्विड वाला प्रेशर होगा, ये वाला नीचे लगा रहा होगा, और साथ में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोलिए, ठीक है। तो ये दोनों मिलके नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे होंगे? प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। हमें फोर्स निकालना है, प्रेशर नहीं निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। तो कैसे निकालेंगे? एरिया, बिल्कुल सही।
देखिए आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स होता है आपका प्रेशर इनटू एरिया। क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। अच्छा, प्रेशर क्या है? दो प्रेशर हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड कॉलम का प्रेशर, और इनके साथ मल्टीप्लाई में कौन जाएगा? एरिया। बोलिए, क्लियर है? तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दे रखा है, कितना है? 1.0132 इंटू 10⁵ प्लस लिक्विड कॉलम का प्रेशर एच रो जी से निकल आएगा। ठीक है, तो ये आपका एच रो जी से निकल आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। एरिया दिखे यहाँ पे, ये सर्कुलर है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बताइए, कर लेंगे? आगे तो कैलकुलेशन है। अरे वाटर का तो रो आपको पता है ना। ठीक है, हो जाएगा। और आप बदलना पड़ेगा आपको मीटर में, इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा पहले 10 सेंटीमीटर को, क्योंकि जी भी साथ में दे रखा है ना आपको, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो जी को आपको सीधे उठा के 1000 लीजिए, और उसकी भी वैल्यू पास्कल में दी है। तो आप बेटर है कि एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1.132 इंटू 10⁵ प्लस यहाँ पे देखिए एच रखेंगे 20/100। अच्छा, रो 1000 मल्टीप्लाइड बाई जी, और बाहर पाई, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100। तो ये तो ज़ीरो कैंसिल हो गया आपका। यहाँ क्या होगा? यहाँ दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए। देखिए तो कैलकुलेशन बहुत आसान होती जा रही है। यहाँ पे इसको आप सीधे 10⁵ जो है वो अंदर डेसिमल हटा दीजिए। ठीक है, ये बच जाएगा। प्लस इधर कितना बचेगा आपके पास? 20, और जी को कुछ बोला है लेने के लिए? नहीं, तो 10 ले लेते हैं। 10 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 2000 है ना। और यहाँ कितना होगा ये आपका? पाई को रखिए 3.14 डिवाइडेड बाई 100। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आंसर आ जाएगा। चलिए